I will utilize this time to again remind our friends कि हम सभी के सवाल लेंगे और अगर आप सवाल अलर्ट हमें एडवांस में कर देंगे तो इट हेल्प्स। हम कई बार जो है हमसे चूक हो जाती है, कई लोगों का पता नहीं लगता कि सवाल पूछना है, तो आप हमें अलर्ट कर दें पहले। एक बार में दो साथी ना बोले, बारी बारी से बोले और सवाल जिनका हो उनका नाम लेकर के पूछे तो उससे सामंजस्य बना रहेगा। आखिरी बात जो कहना चाहता था इस बारे में कि सवाल बेशक आपके हैं, कोई भी पूछिए, परंतु जवाब जो है वो मंत्री जी का है, उन्हें देने दीजिएगा संभव हो। और जहाँ तक संभव हो कि फॉलो अप क्वेश्चन ना करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को सवाल पूछने का मौका मिले। नमस्कार दोस्तों, आज के विशिष्ट पत्रकार वार्ता में आप सभी का स्वागत है। हम एआईसीसी टीम की तरफ से अपने दोनों मंत्री जी का स्वागत करते हैं आज की प्रेस वार्ता में। हम समय समय पर अपने कांग्रेस शासित राज्यों से मुख्यमंत्रियों को लाते रहे और हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से इस महामारी से कारगर तरीके से निपटा जा सकता है। उसी सीरीज में आज हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ से और राजस्थान से, और इन दोनों को हमने विशेष तौर से इसलिए आमंत्रित किया है कि इनके जो प्रयास रहे वो अनोखे रहे हैं और वो बहुत कारगर सिद्ध हुए। वो अगर बात करनी हो विदेश से लौटे सभी यात्रियों का टेस्ट कराने का, शुरू में ये बड़ा आश्चर्य लग रहा था और अन्य राज्यों ने नहीं किया था, छत्तीसगढ़ ने पहल किया। या सबसे पहले ब्रांड न्यू आइसोलेशन वार्ड करने की बात हो, या क्वारंटाइन फैसिलिटी बनाने की बात हो, या फिर सबसे सस्ता टेस्टिंग किट खरीदने की बात हो। और कल मैं देखकर बहुत आश्चर्यचकित था कि महुआ से भी एक जो है कारगर सैनिटाइजेशन बनाया जा सकता है, सैनिटाइजर बनाया जा सकता है जिसका अल्कोहल कंटेंट 60% से ज्यादा हो। तो कहाँ तो एक तरफ केंद्र की सरकार जो है वो खाने वाले चावल से सैनिटाइजर बना रही है और कहाँ जो है एक तरफ ऑर्गेनिक तरीके से छत्तीसगढ़ में वो जो है महुए से जो है सैनिटाइजर बनाया जा रहा है। उसी तरह राजस्थान की बात हो, वो भीलवाड़ा मॉडल की बात हो, या फिर अचानक से रामनगर में अप्रत्याशित रूप से केसों के बढ़ जाने की संख्या हो, उस सब को जो है बहुत तरीके से समय रहते अंकुश में लाया। संख्या में बहुत ही बेहतरीन तरीके से कमी आई। कल राजस्थान ने अचानक तय किया कि रैपिड टेस्टिंग जो है वो बंद किया जाए, उसको लेकर के तरह तरह की बातें की गई, कुछ लोगों ने राजनीतिक टिप्पणियां भी की, पर शाम तक पता लगा कि वो निर्णय जो है वो उचित निर्णय था। आईसीएमआर ने भी उसको दुरुस्त निर्णय बताया। तो इन्हीं बातों पर जो है हम चाहेंगे कि वो हमें ब्रीफ करें कि क्या उनकी चुनौतियां रही, किस कारगर तरीके से उन्होंने निपटा और क्या उनके सुझाव हैं, उनके अपने अनुभव के आधार पर क्या इनपुट है, क्या सकारात्मक सुझाव है जो वो केंद्र की सरकार को देना चाहेंगे। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी का कि वो हमें ब्रीफ करें। नमस्कार, आप सबको प्रणाम। छत्तीसगढ़ ने अपनी ओर से पहल की और मैं सबसे पहले तो जो डॉक्टर्स, जो हमारी फ्रंटलाइन टीम, पुलिस के साथी, प्रशासन के हमारे अधिकारी और मीडिया के भी साथी, जिन लोगों ने फ्रंटलाइन में रह के कोरोना में सहयोग किया है, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा और उन्हें बेहतर काम करने की परिस्थितियां मिले, ये हम सबकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ ने अपनी ओर से वैश्विक स्थिति का आकलन करके पूर्वाभास बना के खरीदी इत्यादि के काम को 13 जनवरी से ही हमने चालू कर दिया था। जो पीपीई किट्स हैं, मास्क हैं, एक्सेट्रा, N95 मास्क वगैरह, इसके खरीदी का, और सरकारी खरीदी की प्रक्रिया इतनी जटिल सी होती है कि इतने दिन पहले आपको नोटिस देना, फिर टेंडर लगेगा, फिर उसको ए लिफाफा, फिर बी लिफाफा, फिर सी लिफाफा, अंततः मार्च तक जाके पहला हम पीपीई किट का ऑर्डर दे सके एचएलएल को 7,000 का, और 16 तारीख को 7,000 और का। तो ये जो जटिल प्रक्रियाएं हैं, इनको हमने जरूर पहले चालू किया। रैपिड रिस्पांस टीम, इसका गठन 26 जनवरी के परेड की तैयारियों के बाद छत्तीसगढ़ ने प्रारंभ कर दिया था और कलेक्टर्स की अध्यक्षता में ये हमने
काम करने की स्थिति में लाके और बाकी इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बना के वहां से क्रिया चालू कर दी थी। एयरपोर्ट्स में ही जैसे स्पष्ट दिख रहा था कि कहाँ से लोग आ सकते हैं, तो बाहर से ही लोग संक्रमण लेके आएंगे, चाइना से चालू हो रहा है। तो इसके लिए भी एयरपोर्ट में स्क्रीनिंग फॉर्म्स भरने से लेके पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग, उनके लक्षण को देखने की बात, ये हम लोगों ने लगभग 13 तारीख के आसपास से ही एयरपोर्ट्स में चालू कर दी थी, 13 जनवरी से चालू कर दी थी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो प्रोटोकॉल आते रहे कि किन देशों से आए हुए यात्रियों को स्क्रीन करना, स्वाभाविक है कि पहले सिर्फ चाइना था। हम लोगों ने अपने बिजनेस कम्युनिटी के जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उनको बोला कि आप लोगों के साथी अगर कोई चाइना गए हैं, कोई आए हो, हम लोगों को जानकारी दीजिए ताकि फॉलो अप करके उनको हम स्क्रीनिंग में ले सकें, उनकी देखभाल कर सकें, उनको निगरानी में रख सकें। और एक देश, दो देश, तीन देश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फिर 10 देश तक भी जब सूची आई, हम लोगों ने दायरा को बढ़ा के 16 देशों को उसमें अपने से ही इंक्लूड कर लिया था। अब तो 180-190 देश में कोरोना पहुंच गया है। और उस प्रोएक्टिव एक निर्णय से यूके के हमको बच्चे मिले। नहीं तो यूके पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोटोकॉल में, टेस्टिंग प्रोटोकॉल में नहीं था। और 4-5 बच्चे हमको यूके से आए हुए हमको मिले, अन्य देशों से भी मिले। और उसके बाद क्वारंटीन, आइसोलेशन और संस्थाओं को कोविड फैसिलिटीज को चिन्हांकित करके डेवलप करना, एम्स से हमको बड़ा अच्छा सहयोग मिला और मिलता आ रहा है, जहां टेस्टिंग फैसिलिटी थी। इस क्रम से हम आगे चलते गए। जो कमियां हम लोगों को पहले दिन से महसूस हुई वो इस बाबत थी कि टेस्टिंग की फैसिलिटी बहुत ज्यादा कम है। एक टेस्टिंग सेंटर पूना से देश ने कोरोना के इस लड़ाई को चालू किया, आज 220 टेस्टिंग फैसिलिटी भी हमको कम पड़ रहे हैं। तो ये डे 1 से ये समझ में आ रहा था कि जो प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अडॉप्ट किया है ये कंजर्वेटिव है। हम इंतजार कर रहे हैं कि परिस्थिति बनेगी और फिर हम स्टेप्स लेंगे, ये डे 1 से दिखने लग गया था। इसीलिए हम लोगों ने कोशिश की कि थोड़ा आगे चल के भी अगर व्यवस्थाएं हम बना सकते हैं तो हम लोग बनाए, शायद उस बाबत हम लोग लकी रहे। और दूसरा, छत्तीसगढ़ में इतना आना जाना लोगों का नहीं है। ट्राइबल बहुलता का भी 30-32% हमारी ट्राइबल आबादी है, 75% हमारी रूरल पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन में जो अर्बन एरिया की पॉपुलेशन है लगभग 25% अगर पकड़े, तो बाहर से आने जाने वालों की भी संख्या उतनी ज्यादा छत्तीसगढ़ में नहीं होगी, जो हमारे लिए जो मैंने लकी भी कहा और जो परिस्थिति बनी उसके आधार पे भी बना। लगभग जो हम लोगों ने ट्रेस किया, ये 4000 लोग विदेश से छत्तीसगढ़ में आए थे। 2800 को हमने ट्रेस करके टेस्ट भी किया और उन्हीं में से जिनको हमने टेस्ट किया टारगेटेड रूप से, पहले रैंडम टेस्टिंग फिर टारगेटेड टेस्टिंग, उसमें से पॉजिटिव्स भी मिले और वहां से हमारा सिलसिला चलता गया, बढ़ता गया। गांवों तक में भी एक समय 90,000 लोग तक भी होम क्वारंटीन में थे। गवर्नमेंट फैसिलिटीज में, आइसोलेशन में अलग संख्या रही। और आज के दिन में 1750 बेड्स का कोविड ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित हम लोगों ने कर लिया है। फेज 2 और 3 में आइसोलेशन सेंटर्स 2700 बिस्तरों का इंक्लूड करते हुए 5666 बिस्तरों का भी हमने चिन्हांकित किया है, जिसे 7 से 8000 बिस्तरों तक हम लोग ले जाना चाहेंगे। आइसोलेशन, आईसीयू और वेंटिलेटर, ये अलग अलग स्टेज। और जो हम लोग मान के चल रहे हैं वो उस बात को भी ध्यान में रख के चल रहे हैं कि एक बड़ी आबादी कोरोना से प्रभावित होगी, हम उसको रोक नहीं पाएंगे। ये हो ना हो, हम तो मना रहे हैं कि ना हो, लेकिन ऐसा होगा ही, इस मानसिकता को लेके हम लोग चल रहे हैं। बेटर सेफ देन सॉरी वाली जो सोच है उसको लेके चल रहे हैं। और अगर 10% आबादी भी छत्तीसगढ़ की कोरोना से प्रभावित होती है, कोरोना पहुंचता है, तो ये एक बड़ी संख्या है 30 लाख की। इसका विशेषज्ञ बताते हैं कि 80% लोग कभी अस्पतालों में भी नहीं जाएंगे, ये असिम्प्टोमेटिक रहेंगे। अपने से इम्यून सिस्टम इनका जो डेवलप्ड है वो कोरोना को परास्त कर देगा, हरा देगा, मार देगा कोरोना के वायरस को। और यही कैरियर्स के रूप में, अननोइंग कैरियर्स के रूप में
भोले कैरियर्स के रूप में संक्रमण के पात्र बनेंगे। और आगे जो विशेषज्ञों की बात है उसको लेके हम चल रहे हैं कि जो शेष 20% आबादी है जिनमें लक्षण दिख भी सकते हैं, इसमें 5% आबादी ये आईसीयू लेवल तक पहुंचेगी। आईसीयू लेवल की 50% आबादी वेंटिलेटर तक पहुंचेगी और वेंटिलेटर में पहुंचने वाले लोगों के 80% मोर्टेलिटी हो सकती है। इन बातों को ध्यान में रख के हम अंतिम वेंटिलेटर में मोर्टेलिटी की बात से लेके आइसोलेशन की व्यवस्था, क्वारंटीन की व्यवस्था और अन्य सामग्रियों की व्यवस्था करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये ब्रॉडली ये हम लोगों ने रोड मैप बनाया हुआ है, प्लान बनाया हुआ है। और अभी तक जो 36 संक्रमित लोग आए हैं उसमें 26 डिस्चार्ज हो गए हैं, 10 हॉस्पिटल्स में हैं। इनका वायरल लोड कम बताया जा रहा है, तो अच्छी उम्मीद है कि ये 10 लोग भी डिस्चार्ज हो सकते हैं। 36 लोगों में से 27 लोग एक ही नगर पालिका के, कटघोरा है उसका नाम, कोरबा जिला है, इसमें प्रभावित पाए गए। और इनकी ट्रेसिंग निजामुद्दीन की जो घटना हुई वहां की जानकारी आने के बाद से हम इनको आइडेंटिफाई करके ट्रेस कर सके, वरना हम फॉरेन ट्रैवलर्स को ट्रेस कर रहे थे। और इनको ट्रेस जब हमने टेस्टिंग यहाँ पर चालू की तो वहां पर ये 27 अंततः 27 तक ये संख्या चली गई। हाल के टेस्टिंग में पिछले 3 दिन में कोई पॉजिटिव नहीं आया है। पुरानी पद्धति से भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं। रैपिड टेस्टिंग किट्स जो हम लोग चाह रहे थे कि इसका हम उपयोग करें, उसको एक सीमित संख्या तक करके 4800 टेस्टिंग किट्स केंद्र सरकार के द्वारा उपलब्ध हुए थे, तो 392 ही हम टेस्ट कर पाए थे और हमने फिर रोक दिया। राजस्थान की बात जैसे ही आई तो उसको संज्ञान में लेके हमने रोक दिया और उसको प्रमाणिक भी नहीं मान रहे हैं। जब तक आईसीएमआर की रिपोर्ट नहीं आती तो उस दिशा में हम आगे नहीं जा रहे हैं। लेकिन रैपिड टेस्टिंग किट या टेस्टिंग की जरूरत किस पैमाने पे है? अगर हमको 30 लाख लोग हम मान रहे हैं कि प्रभावित हैं, टेस्टिंग कितनी की है, देशों ने विदेशों में कितनी टेस्टिंग हुई है, अगर हम ये माने कि पर मिलियन 10 लाख में हमको कितनी टेस्टिंग करनी है, अगर हमको 10,000 की टेस्टिंग करनी है तो 10,000 की 10 मिलियन में टेस्टिंग करने के लिए 3 लाख हमको टेस्ट करने पड़ेंगे। 3 लाख टेस्ट, अगर हमारी फैसिलिटी 1,000 टेस्ट करने की है तो हमको शायद 3,000 दिन लगेंगे। हमको 3,000 दिन लगेंगे अगर छत्तीसगढ़ के हमको पर मिलियन इतने लोगों की टेस्टिंग करनी है। आज हमारी जो टेस्टिंग की स्थिति पहुंची है ये पर मिलियन 275 है। हम जितना टेस्ट कर पाए हैं अभी तक छत्तीसगढ़ में, ये संख्या 8,272 हम अभी तक टेस्ट कर पाए हैं। और 30 मिलियन की अगर हम आबादी पकड़ते हैं तो हमारी टेस्टिंग 275 पर मिलियन पे हम हैं। अगर हमको इसको स्केल अप करना है तो आप खुद ही जोड़ सकते हैं कि एक दिन में अगर आरटी-पीसीआर पद्धति से हम 1,000 लोगों का टेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं तो इतने लोगों को टेस्ट करने में हमको कितने दिन लगेंगे। तो ये रियलिटीज हैं, ये स्थिति है। बिना जानकारी में मैंने कई बार कहा कि मुझे महसूस होता है कि अंधेरे कमरे में हम लोग हैं, जिस चीज की कोई जानकारी नहीं है, जिसके कोई सिम्टम्स नहीं है, उसको हम तलाश कर रहे हैं। तो इस अंधेरे में क्या चीज है जो थोड़ी रोशनी डाल सकता है, वो टेस्टिंग के अलावा कोई दूसरा माध्यम नहीं है। टेस्टिंग की ये 2 पद्धतियां वर्तमान में देश विदेश में जानकारी में आई हैं, एक आरटी-पीसीआर पद्धति, एक रैपिड टेस्टिंग किट पद्धति। तो ये विकल्प हमारे सामने है। रैपिड टेस्टिंग किट पे आईसीएमआर के निर्णय के बाद जिन्होंने 4 तारीख को अनुमति दी, 4 की पहले अनुमति नहीं दी थी, हमने 1 तारीख को लिखा था उनको और 4 तारीख को अनुमति मिली। धन्यवाद देव साहब। मैं आग्रह करूंगा रघु शर्मा जी से कि आप अपना सुओ मोटो स्टेटमेंट, माइक अनम्यूट कर लें। जी
नमस्कार। राजस्थान में 2 मार्च को इटली से जो हमारे टूरिस्ट आए थे, वो पहले पॉजिटिव केस के रूप में यहाँ चिन्हित हुए। उस वक्त तक हमारे पास राजस्थान में टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी। उनका भी जो सैंपल लिया गया उसको हमने पूना वायरोलॉजी लैब में भेजा। एक दिन बाद टेस्ट की रिपोर्ट आई, तभी हमारे चीफ मिनिस्टर ने राजस्थान में टेस्टिंग फैसिलिटीज डेवलप करने के निर्देश दिए। और पहला पॉजिटिव केस आने के साथ साथ हमने, क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जयपुर में, 8 फ्लाइट्स आती थी वहाँ से, तो 24 आवर्स वहाँ हमने डॉक्टर्स की टीम और नर्सिंग स्टाफ की टीम लगा दी। जो भी पैसेंजर उतरे 22 तारीख तक, जब तक ये फ्लाइट्स चली इंटरनेशनल, हमने हर जो पैसेंजर, चाहे वो फॉरेनर थे चाहे हमारे देश के जो बाहर घूमने गए थे लोग, सबकी स्क्रीनिंग की और उनमें जो सिम्टोमेटिक केसेस थे उनके सैंपल लिए और उनकी जांच की व्यवस्था की। सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि ये जो पहला पॉजिटिव केस आया था, ये दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा था। 23 लोगों का डेलीगेशन था, ये टूरिस्ट डेलीगेशन। वो वहां पे इनकी स्क्रीनिंग हुई या नहीं हुई हमारे जानकारी में नहीं था, और ना इनका ट्रेवल प्लान हमको मालूम पड़ा था। ये लोग राजस्थान में ऑलमोस्ट सारी टूरिस्ट प्लेसेस पे घूम गए। मंडावा गए, ये बीकानेर गए, जैसलमेर गए, जोधपुर आए, उदयपुर गए और उसके बाद जयपुर आए। जयपुर आने के बाद उस इटालियन टूरिस्ट की तबीयत खराब हुई, एम्बुलेंस मंगाई, एक दिन वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए। वहां से उन्होंने जब इनके सिम्टम्स देखे, ये तो कोविड पेशेंट हो सकता है, तो उन्होंने हमारे SMS हॉस्पिटल में, जो राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ रेफर किया। उसके बाद हमने यहाँ टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप की। राजस्थान में वॉर फुट पे कोविड-19 की लड़ाई की तैयारी शुरू हुई। जितने मेडिकल कॉलेजेस थे राजस्थान में, उनके RRT, रैपिड रिस्पांस टीमें गठित की गई। 1 लाख क्वारंटाइन बेड की राजस्थान में व्यवस्था हो, इसके निर्देश दिए गए। डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स पूरे स्टेट में करीब 57 बने, उसकी तैयारी की डायरेक्शन जारी की गई। और टेस्टिंग फैसिलिटी 5-6 दिन बाद ही हमारे यहाँ शुरू हो गई। पहले हमारी पर डे टेस्टिंग कैपेसिटी कम थी, फिर हमने 8 जगह पे डेवलप की। आज हमारे पास 10 जगह राजस्थान में टेस्टिंग फैसिलिटी है और हम पर डे 4700 टेस्ट कर सकते हैं। और आने वाले 10 दिन में राजस्थान 10,000 टेस्ट पर डे, RT-PCR टेस्ट की बात कर रहा हूँ, ये हम पर डे कर पाएंगे। और चीफ मिनिस्टर ने डायरेक्शन दिए हैं कि चाहे ये लॉकडाउन का पीरियड है, कोरोना की महामारी का दौर चल रहा है, राजस्थान में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम इतना मजबूत बनाएं कि राज्य के हर रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट पे, हमारे 33 जिले हैं, 33 जिलों पर हमारी टेस्टिंग की फैसिलिटी आने वाले 1 महीने में हम डेवलप करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। राजस्थान में कुल 26 जिलों में पॉजिटिव केसेस मिले हैं, उसमें से 6 जिलों में 100 से ज्यादा केसेस हैं। हमारे पास सबसे पहले भीलवाड़ा में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर इंचार्ज था उस अस्पताल का, बांगड़ अस्पताल में, वो किसी मिडिल ईस्ट के उनके गेस्ट आए थे, उनके संपर्क में आए, वो खुद पॉजिटिव हुए, उन्होंने अपने स्टाफ को पॉजिटिव किया। IPD में जितने पेशेंट्स वहां उस अस्पताल में भर्ती थे वो सारे संक्रमित हुए, और जिनको OPD में उन्होंने देखा वो भी संक्रमित हो गए। एकदम अचानक 26 पॉजिटिव केसेस भीलवाड़ा में आए। तत्काल सरकार ने फैसला किया, वहां कर्फ्यू इम्पोज किया गया, बॉर्डर सील किए गए भीलवाड़ा जिले के। उदयपुर से रैपिड रिस्पांस की टीम वहां भेजी गई। यहाँ मेडिकल डायरेक्टरेट से भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स को हमने वहां भेजा, जो अभी तक वहां स्टेशन है। उसके बाद कंटेनमेंट जो जोन है, रूथलेस कंटेनमेंट का प्रोग्राम बनाया गया। 1 किलोमीटर का दायरा, 3 किलोमीटर का दायरा और 5 किलोमीटर का जो बफर जोन है, उसमें हमने 3000 स्वास्थ्य कर्मियों की टीम छांटी और वहां एक्टिव सर्विलेंस का, सघन स्क्रीनिंग का काम शुरू किया गया। शहर के लिए अलग टीम बनी और देहात के लिए, रूरल पार्ट के लिए अलग टीम बनी।
और उन टीमों ने पूरे जिले के 6 लाख परिवार हैं, शहरी और देहात के, उनके 28 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की। वहां आवाजाही प्रतिबंधित थी, एसेंशियल जो गुड्स थी, रोजमर्रा के काम आने वाली चीजें, वो प्रशासन के द्वारा लोगों को भिजवाई गई, किसी को बाहर आने दिया नहीं गया। और ये रूथलेस कंटेनमेंट, क्योंकि हमने वहां क्वारंटाइन फैसिलिटी डेवलप की, वहां पे आइसोलेशन के बेड चिन्हित किए, वहां वेंटिलेटर्स की व्यवस्था की गई, वहां आईसीयू का अरेंजमेंट किया गया। और जिनको आईसीयू में रखना था उनको, क्योंकि सैंपल लिए गए, आईएलआई केसेस आइडेंटिफाई किए गए। हमारी जो 3000 टीमें थी ये, जो घर घर जाके सर्वे करके आई, करीब 18,000 इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के केसेस उन्होंने ट्रेस किए। उनमें जिनको क्वारंटाइन फैसिलिटी में भेजना था उनको क्वारंटाइन किया गया, जिनको आइसोलेशन में रखना था उनको आइसोलेशन में रखा, और जो गंभीर प्रकृति के केसेस थे उनके सैंपल लेके और उनकी टेस्टिंग कराई गई। तब 26 जो पॉजिटिव केसेस आए उनको कुछ को रेफर करके जयपुर भेजा गया, कुछ को वहीं रखा गया। और ये जो मैनेजमेंट हुआ, जिसकी चर्चा आज पूरी देश में और दुनिया में हो रही है, और ये भीलवाड़ा मॉडल को तो हमारे जो कनाडा के एम्बेसडर हैं उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट को सजेस्ट किया कि इस मॉडल पे आप लोगों को काम करना चाहिए। उसी का परिणाम रहा कि वहाँ 2 तो डेथ हुई, लेकिन वो 2 भी डेथ एक अनकॉन्शियस हालत में आए थे, एज फैक्टर भी उनके साथ नहीं था, 80 से ज्यादा उम्र थी उनकी, और दूसरा हार्ट डिजीज के पेशेंट थे। उन 2 कैजुअलिटीज हुई, टोटल एक केस और बढ़ने के साथ 27 हो गए थे। 27 में से 2 कैजुअलिटी हुई, बाकी 25 को हमने पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया। उसके बाद अब 4-5 केसेस अभी और रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन वहां इंटेंस कर्फ्यू आज भी है। उसके बाद में हमारे पास झुंझुनू में बाहर से जो विदेश से आए थे उनके भी दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे, वो सीधे अपने घर में टैक्सी करके आ गए, 7-8 दिन घूमते रहे इधर उधर, और वो फिर पॉजिटिव पाए गए। उनकी जब जांच हुई जयपुर में, वहां भी रैपिड रेस्पॉन्स टीम भेजी, वहां पे भी कर्फ्यू लगाया गया। इस तरह से राजस्थान में 48 जगह पे कर्फ्यू लगाना पड़ा सरकार को, और वही रूथलेस कंटेनमेंट हम कर रहे हैं जगह जगह। टेस्टिंग फैसिलिटी हर रोज बढ़ाई हमने। ये जो पहले हमारे एसएमएस हॉस्पिटल में 100 टेस्ट होते थे पर डे, आज पूरे स्टेट में 4700 टेस्ट, मैंने जैसा पहले कहा कि हम कर पा रहे हैं। जितना ज्यादा टेस्ट करेंगे उतना ज्यादा असलियत हमारे सामने आएगी। इसी थीम पे सरकार ने काम शुरू किया था। एक उम्मीद बंधी थी हमारे को कि रैपिड टेस्ट जो आएंगे तो ये ज्यादा संख्या में हम लोगों के टेस्ट कर पाएंगे। हालांकि ये पता था कि एंटीबॉडी टेस्ट है, इनके सिम्टोमेटिक केसेस को भी हमको पीसीआर टेस्ट तो करना ही पड़ता, लेकिन उससे हमको अंदाजा हो जाता कि ग्रेविटी प्रॉब्लम की कितनी है। उसके बाद रामगंज में, जो कि आज हॉटस्पॉट बना हुआ जयपुर का, वॉल सिटी एरिया है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है बहुत थिकली पॉपुलेटेड इलाका है, तंग गलियां हैं, एक हवेली में कई सारी परिवार रहते हैं, और एक परिवार में भी कई कई सारे मेंबर्स हैं। तो भीलवाड़ा मॉडल तो था ही हमारे सामने, लेकिन वहां पे हमको स्ट्रेटेजी में थोड़ा परिवर्तन भी करना पड़ा। हमने जो सेंसस बेस्ड क्लस्टर्स बनाए, वहां टोटल आबादी की मैपिंग की गई, 30 क्लस्टर्स में उसको डिवाइड किया गया, और हर क्लस्टर से पर डे 21 रैंडम सैंपल हमने पीसीआर टेस्ट के लिए कलेक्ट किए। वो 630 टेस्ट होते हैं। उन 630 टेस्ट की टेस्टिंग हमने कराई यहाँ पे, तो वहां पॉजिटिव केसेस की संख्या ज्यादा आई। अब जिस तरह से सैंपल पूरे राजस्थान में लिए जा रहे हैं, हमारे पास पेंडेंसी ज्यादा थी इसकी टेस्टिंग की, क्योंकि हमारी कैपेसिटी मैंने बताया आपको कितनी, तो हमने बढ़ा दी 4700, लेकिन फिर भी सैंपल ज्यादा थे। तो मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया कि भाई प्राइवेट लेबोरेटरी लाल पैथ लैब दिल्ली भेज के और ये पेंडेंसी भी क्लियर कराओ। वो भी हमने वहां भेजे, उनकी जांच रिपोर्ट भी आ गई। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो पॉजिटिव केसेस हमारे यहाँ बढ़े, ये हमारे 1799 केसेस पॉजिटिव है आज सुबह 9 बजे की रिपोर्ट के हिसाब से। राजस्थान में जो 26 कैजुअलिटीज हुई, वो कोई अकेले कोविड की वजह से नहीं हुई, और वो दूसरी बीमारियां, गंभीर बीमारियां थी, उनकी वजह से ज्यादातर कैजुअलिटीज हुई। 274 जो लोग थे
जो पॉजिटिव थे उनको हमने नेगेटिव भी किया है, और 97 केसेस में हमने डिस्चार्ज भी कर दिया उन लोगों को। जो हाईएस्ट टेस्टिंग का स्टेट हम हैं आज की तारीख पर मिलियन जो कैलकुलेशन किया जाता है उसके हिसाब से राजस्थान में 61,500 टेस्ट हम कर चुके हैं सुबह 9 बजे की रिपोर्ट के हिसाब से, और सर्वाधिक टेस्ट हम कर रहे हैं। ये जो रैपिड टेस्टिंग किट आया, इसमें भी हमने ICMR ने 12 कंपनियों को अप्रूव किया था। उन 12 कंपनियों को हमने मेल किया, उसमें से 4 के जवाब आए। उसमें 3 चाइना की कंपनी थी, 1 कंपनी साउथ कोरिया की थी। रेट्स हमने स्टैंडर्ड सबके लिए एक ही रखा, 540 प्लस GST। उन चारों कंपनियों में तैयार तो सब थे सप्लाई करने में, लेकिन हमको जल्दी सप्लाई देने में चाइना की कंपनी तैयार हुई। साउथ कोरिया डिले कर रहा था सप्लाई करने के मामले में। तो हमने ऑर्डर दिए उनको 2 लाख रैपिड टेस्ट किट के लिए। कई दिन तक वो कस्टम में अटके रहे। हमने भारत सरकार से भी बात की, उनके खुद के रैपिड टेस्टिंग किट कस्टम में अटके रहे। बहुत मुश्किल से बाद में रिलीज हुए, तो हमको ICMR ने 30,000 किट खुद ने दिए और 10,000 किट हमने खुद ने प्रिक्योर किए। इस तरह से 40,000 रैपिड टेस्टिंग किट हमारे पास आए। जो ऑलरेडी पॉजिटिव केसेस थे, जिनके PCR टेस्ट में पॉजिटिव सिम्टम्स आए, जो भर्ती थे मरीज हमारे SMS अस्पताल में, हमने हमारे जो मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट मिस्टर बनर्जी और माइक्रोबायोलॉजी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है नित्या व्यास जी, उनकी एक कमेटी बनाई कि ये रैपिड टेस्ट तो हम करने तो जा रहे हैं, लेकिन इसकी एक्यूरेसी भी हमको पता रहनी चाहिए, क्योंकि मालूम था कि एंटीबॉडी टेस्ट है ये, लेकिन इसका कोरिलेशन PCR टेस्ट के साथ ये माना जाता है कि 90% हो, तभी ये पद्धति रैपिड टेस्टिंग की कारगर हो सकती है। तो उसको हमने जो पॉजिटिव केसेस कंफर्म्ड थे उन पे 168 रैपिड टेस्ट किट को इस्तेमाल किया। उसमें से 5.4% इनका कोरिलेशन प्रूव हो पाया। बाकी जो पॉजिटिव थे उनको ही नेगेटिव बता रहा था ये रैपिड टेस्ट। अचानक हमने इनको रोका। अब उसका राजनीतिक मतलब निकालने की कई लोगों ने कई तरह से कोशिश की, लेकिन यहाँ कतई राजनीति नहीं हो रही है। यहाँ पर भारत सरकार की गाइडलाइन, WHO की गाइडलाइन, उसको फॉलो करते हुए हम राजस्थान में कोविड से लड़ रहे हैं, बिना किसी राजनीतिक विचार को दिमाग में रखते हुए। लेकिन हमारे कुछ मित्र यहाँ भी पॉलिटिकल कम्युनल पोलराइजेशन पे चलते हैं, बयानबाजी हो रही है, वीडियोस बना के अपलोड करके और सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं। बीजेपी के स्थानीय नेता जिस तरह से गंदी राजनीति पे उतर आए हैं, हम अगर कोविड की मदद के लिए हम अपनी तरफ से कोई कंट्रीब्यूट करने के लिए सामग्री भेजते हैं, उस पर स्टोरियां चलवा रहे हैं, बयान दे रहे हैं। वहां भी चला कि राजस्थान राजनीति कर रहा रैपिड टेस्ट किट के मामले में। शाम को जब ICMR ने सारे राज्यों को इस टेस्ट को रोकने का निर्देश दिया, तब पता चला कि हम इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। अब आप बताइए कि राजस्थान में हम लोग कोविड से लड़ने के लिए, इसको परास्त करने के लिए, चाहे PPE किट हो, चाहे वेंटिलेटर्स हो, चाहे N95 मास्क हो, चाहे हमारे VTM टेस्ट्स हैं उनके लिए, और एक ये जो PCR टेस्ट जो हम करते हैं, इसमें न्यूक्लियर एक्सट्रैक्शन किट जो होती है, जिसकी जरूरत पड़ती है, उसकी हमें दिक्कत पड़ रही है। तो मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री को कहा जब BC हुई, अभी गृह मंत्री जी को भी बोला, और ये जो केंद्रीय दल यहाँ भेजा है, ट्रांसपेरेंट मैनर में राजस्थान सरकार कोई इंफॉर्मेशन छुपा नहीं रही है भारत सरकार से। हर रोज जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं, हमने कितना एक्टिव सर्वेलेंस किया है, हमने कितना पैसिव सर्वेलेंस किया है, हमारे यहाँ कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का काम कितना हमने आगे बढ़ाया है, हमारे यहाँ ILI के केसेस कितने हैं, हमारी हर तैयारी की जानकारी ट्रांसपेरेंट मैनर में भारत सरकार को हम दे रहे हैं। अब ये दल आया यहाँ पे, हमने कहा घूमो आप रामगढ़, SMS हॉस्पिटल जाओ, राज्य के दूसरे जिलों में जाओ। जो शानदार व्यवस्था राजस्थान के अंदर हुई है, चाहे क्वारंटाइन फैसिलिटी को डेवलप करने की हो, या जयपुर की क्वारंटाइन फैसिलिटीज को हमने इनको कहा जाके देख के आओ, और राज्य के अन्य जिलों में भी जाके देख के आओ।
कोई दिक्कत नहीं, टाइम पे ब्रेकफास्ट मिले, लंच मिले, डिनर मिले, उनके लिए फुल फ्लेजेड फैसिलिटीज हो। हमने कहा क्वारंटाइन सजा नहीं है, क्वारंटाइन आपकी सेफ्टी के लिए हमने ये डेवलप की है सुविधा आपके लिए, ताकि आपकी जान बचा सके हम। आइसोलेशन के बेड हमने 23,000 चिन्हित कर रखे थे पहले से। वेंटिलेटर्स हमारे पास 1318 सिर्फ कोविड के लिए तैयार है। और ये सौभाग्य की बात है कि राजस्थान में इतने पॉजिटिव केसेस होने के बावजूद भी सामान्य वार्ड में भर्ती है ज्यादातर, 4 केस सिर्फ आईसीयू में है पूरे स्टेट में, उसमें भी एक भी वेंटिलेटर पे नहीं है। सिर्फ वो जो शुरू में इटली के, क्योंकि उनके लंग्स पहले ही खराब थे, वो डॉक्टर थे, उनके 1 या 2 पेशेंट के वेंटिलेटर यहाँ काम में आया, वरना हमने एक भी पेशेंट को वेंटिलेटर पे सपोर्ट पे नहीं रखा। यहाँ 1-2 केसेस में आउटसाइड ऑक्सीजन सपोर्ट जरूर रखा। तो कुल मिला के चाहे वेंटिलेटर्स की बात हो, चाहे आप, आज एक सवाल और उठ रहा था, कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है, क्योंकि और भी गंभीर बीमारियों के मरीज प्रदेश में है, सिर्फ कोविड पे ही अगर हम अटेंशन देंगे तो जो क्रोनिकल डिजीज से जो लोग पीड़ित हैं पहले से, उनके इलाज का क्या होगा। तो हमने हर मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए अस्पतालों में कुछ सर्टेन संख्या में बेड्स आरक्षित किए थे कोविड के लिए, और इसका ओपीडी अलग किया था। बाकी ओपीडी नियमित चल रहा था, बाकी जो चिकित्सा व्यवस्था वो सुचारू चल रही थी। उसके बावजूद भी, क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ कई जगह और लॉकडाउन की स्थिति में ग्रामीण इलाकों में ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा लोगों तक है नहीं, मुख्यमंत्री जी ने 400 ओपीडी वैन पूरे स्टेट में हमने एसडीएम मुख्यालय पर रखवा दी। माइकिंग सिस्टम है उसमें पूरा हमारा मेडिकल का स्टाफ बैठा हुआ है, इलाकों में जाके वो माइक पे अनाउंस भी करेंगे, सीएमएचओ अखबारों में देंगे, ड्राइवर का नंबर, मोबाइल नंबर, गाड़ी का नंबर, और उसमें माइक सिस्टम भी अलग लगाया है, फ्लैक्स भी लगा है। कोई भी आदमी, हमारी प्रेग्नेंट बहनें हैं, उनकी डिलीवरी सही तरीके से हो जाए, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो जाए, हम साधन उपलब्ध कराएं, और कोई बीमारी का मरीज हो उसको दिखाने का इंतजाम हो जाए, वो आए, उसको डॉक्टर्स देखें चिकित्सालय में, और उसकी जांचें करानी हो जांचें करा के वापस उसको घर छोड़ दें, दवाइयां भी उसको दे दें। ये इंतजाम हमने राजस्थान में किए। हर रोज मुख्यमंत्री जी चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर्स को डायरेक्शन जारी कर रहे हैं, सैकड़ों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई सीएमएचओ के साथ। अभी थोड़ी देर पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैं कर रहा था, उनको भी डायरेक्शन हम जारी कर रहे हैं, कैसे ओपीडी वैन्स का सदुपयोग वो कर रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं बाकायदा। ये कंट्रोल रूम बना हुआ जयपुर में, कंट्रोल रूम के नंबर दिए हुए हैं पूरे स्टेट में, डेली विज्ञापन आ रहे हैं, और जिलों में कंट्रोल रूम बना हुआ है, कलेक्टर्स को नोडल अधिकारी बनाया हुआ है, एक एडीएम स्तर के अधिकारी को वहां के कंट्रोल रूम का इंचार्ज बनाया हुआ है, ब्लॉक हेडक्वार्टर पर एसडीएम कंट्रोल रूम का इंचार्ज, और उनके नंबर पब्लिक कर रखे हैं हमने। तो राजस्थान में जिस तरह की व्यवस्था हमने की है, मैं समझता हूं हर रोज उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं हम, उसमें क्या कमियां हैं, क्योंकि ये जो सेंटर की टीम आई ना, ये 2 दिन से यहाँ है और अभी 2 दिन और रहेगी। हम तो कह रहे हैं यहीं रह जाओ, आप देखो हम जो इंतजाम कर रहे हैं वो भी संतुष्ट थे। कल 5 लोगों की टीम आई है, हमने कहा हर चीज का आप हमारे इंतजाम को देख के जाओ, केंद्र को बताओ हम किन डिफिकल्ट परिस्थितियों में, क्योंकि आज राज्य आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री जी के सामने, हमारे मुख्यमंत्री ने 1 लाख करोड़ राज्यों को देने की बात रखी थी। मार्च के महीने में आपने लॉकडाउन लागू किया, लॉकडाउन से जो रेवेन्यू हमारे को आनी थी वो मार्च एंडिंग में ही आनी थी, पैसा आया नहीं। 17-18 हजार करोड़ हमारी हिस्सा राशि जो बनती वो रुकी हुई थी। कई तरह के पैकेज हमने दिए। 78 लाख पेंशनधारी जो स्टेट में थे, 2 महीने की पेंशन उनके अकाउंट में डाल दी। जो बेसहारा लोग, जिनको डेस्टिट्यूट्स बोलते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पहली बार किसी राज्य में उनको चिन्हित किया है कलेक्टर्स के माध्यम से। 1.5 लाख वो हैं। अगर वो भूखे मर जाए, वो किसी स्कीम के कवरेज में नहीं आते, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। बीपीएल फैमिलीज हैं, या हमारी स्टेट बीपीएल है, या अंत्योदय योजना के लोग हैं, उनको हमने 2 महीने का राशन एडवांस में दिया है। और नरेगा के जो लोग हैं उनको नरेगा भी मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान
उस नरेगा को अनुमत किया गया है। राजस्थान में 31 लाख मजदूर हैं, उनके अकाउंट में पहले 1000 फिर 1500 2,500 रुपए हमने उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया है। कुल मिला के आर्थिक स्थितियां तो जो राज्यों की है वो सीमित है। कोई कोर कसर प्रदेश में कोविड से लड़ने के लिए हमने नहीं रखी है। हमने कहा है एक आदमी भी भूखा नहीं सोएगा राजस्थान में, और उसके इंतजाम पूरे कलेक्टर्स को कंटिजेंसी प्लान के तहत पैसा जारी कर दिया गया है अलग अलग संख्या में, और वो जितना खर्च हो जाए वो वापस रिफिल कर रहे हैं पैसा। इसलिए अभी अनाज की कमी पड़ रही है, गेहूं की, और अनाज बम्पर क्रॉप हुई है, उसकी प्रिक्योरमेंट का काम हम कर रहे हैं अभी। एफसीआई के गोदामों में देश में अनाज भरा हुआ भरपूर, अब उनके दरवाजे खोल देने चाहिए केंद्र सरकार को, क्योंकि ये संकल्प अगर राजस्थान का है कि एक आदमी को हम भूखा नहीं सोने देंगे, तो ये संकल्प देश का भी होना चाहिए। ये गोदाम में जो अनाज पड़ा है, क्योंकि जो लोग किसी भी स्कीम के कवरेज में नहीं है, जो गरीब हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो डेस्टिट्यूट्स हैं, उनकी जान बचाना भी हमारे लिए प्राथमिकता है आज की तारीख में। इसलिए हमारा भारत सरकार से ये अनुरोध है कि जो गेहूं की कमी पड़ रही है, ये राज्यों को आप भेजिए, चावल भेजिए, दाल भेजिए, ताकि राज्य में लोगों को हम भूख से बचा सके। नमस्ते। धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। पहला सवाल, कई सवाल हमारे पास आए हुए सीधे मित्रों ने भेजे हैं। पहला सवाल आपसे ही है माननीय स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान। प्रश्न ये है कि चाइना से जो टेस्टिंग किट्स के खराब होने की बात पहले भी आई थी, पहले भी ऐसे खबरें आई कि अन्य देशों ने भी इन किट्स को वापस भेज दिया था, तो क्या किट्स लेने से पहले आपने आईसीएमआर से बात नहीं की थी? ये प्रश्न है। और क्या राजस्थान सरकार ने स्वयं अन्य देशों से टेस्टिंग किट मंगवाने का प्रयास नहीं किया जिस तरह से छत्तीसगढ़ ने किया? मैंने अभी शुरुआत में आपको कहा था कि 12 कंपनियों को अप्रूव किया था आईसीएमआर ने। उन 12 कंपनियों को राजस्थान सरकार ने मेल किए कि हमको रैपिड टेस्टिंग किट की जरूरत है। उसमें चाइना की भी थी, कुछ साउथ कोरिया की भी थी, और कंट्रीज की भी हो सकती। सबको मेल किया। 4 का हमारे पास जवाब आया। उसमें 3 चाइनीज कंपनी थी और 1 साउथ कोरिया की कंपनी। रेट्स हमने सबके लिए बराबर फिक्स कर दिए कि हम 540 प्लस टैक्सेस इस पे लेंगे। वो एग्री भी हो गए थे। प्रॉब्लम यह थी कि साउथ कोरिया की कंपनी टाइमली सप्लाई नहीं कर पा रही थी हमको, और चाइना की कंपनी ने हमको जल्दी सप्लाई किया। हम 2 तरह से हमारे पास रैपिड टेस्टिंग किट आई। 30,000 तो वो जो आईसीएमआर ने खुद ने प्रिक्योर की चाइनीज कंपनी से, और 10,000 हमने सीधी मंगाई। ये 40,000 हमारे पास आई थी। तो जो आईसीएमआर की टेस्टिंग किट्स आई थी, उसी में से हमने कुछ टेस्टिंग किट्स को प्रायोगिक तौर पे हमारे डॉक्टर्स की टीम बना के, मैंने अभी कहा शुरुआत में कि हमारे माइक्रोबायोलॉजी की हेड और हमारे मेडिसिन डिपार्टमेंट की हेड, उनकी नेतृत्व में कमेटी का गठन करके इनकी एक्यूरेसी कितनी है, कल को हम ज्यादा जांचें कर ले मान लो और उसका परिणाम कुछ नहीं आए, तो हमने देखा जो पॉजिटिव केसेस भर्ती हैं, जिनका पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आ चुका था, एसएमएस में भर्ती थे वो, हमने कहा इसको कोरिलेट करें। अगर ये 90% एक्यूरेट है कोरिलेशन में पीसीआर टेस्ट के, तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जब जो ऑलरेडी पॉजिटिव केसेस पे इन रैपिड टेस्टिंग किट को हमने इस्तेमाल किया, तो इनकी एक्यूरेसी कोरिलेट की 5.4%। तभी हमने इसको टेस्ट को रोकने का निर्णय किया। आईसीएमआर को चिट्ठी लिखी कि ये टेस्ट हम नहीं करेंगे क्योंकि इनकी एक्यूरेसी नहीं है, आप इसकी जांच करा लो, आप फिर उसके बाद जैसा हमको निर्देश देंगे हम उस पर आगे कार्रवाई करें। हमें खुशी है कि आईसीएमआर ने पूरे देश में इस टेस्टिंग को रोक दिया। आदरणीय मंत्री जी, इसी बारे में एक अन्य साथी पूछते हैं हिंदू बिजनेस लाइन से कि जो मैचिंग का फिगर आप कह रहे हैं 5.4% कि वो कितने टेस्ट के ऊपर आया? 168 ये जो आपका ये रैपिड टेस्ट किट है, सैंपल लिया था। 168 का हमने भर्ती मरीजों पे जो पॉजिटिव थे ऑलरेडी, 168 जो ये किट्स थी इनका इस्तेमाल किया, उसका परसेंटेज इसमें आया। अच्छा, अगला सवाल स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ से है देव साहब। ये पूछा जा रहा है कि देश के, सुप्रिया भारद्वाज पूछती है TV9 से, कि देश के अन्य राज्यों से खबर आ रही है कि डॉक्टर्स पर, पुलिस पर हमले हो रहे हैं लगातार।
और इस संबंध में आज मेरे ख्याल से डॉक्टरों ने एक जो है वो एक सांकेतिक हड़ताल कहें या एक तरह से जो उन्होंने ये फ्लैग किया है और केंद्र सरकार को एक नोटिस दिया है कि कल उन्होंने कहा कि काला दिवस की तरफ मनाएंगे अगर जो है केंद्र सरकार ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया। तो वो जानना चाहती हैं कि इस बात पर आपको क्या कहना है? अनम्यूट कर लें, अपने आप को अनम्यूट कर लें। हेलो जी, हाँ जी, बोलें। कोविड की परिस्थिति के अतिरिक्त भी डॉक्टर जो प्रैक्टिस करते हैं इनकी तरफ से ये बात आती रही है कि हमारे ऊपर कई बार शारीरिक भार की स्थिति भी आ जाती है, गंभीर स्थिति आ जाती है। उस बात को लेके डॉक्टर्स प्रोटेक्शन बिल की चर्चाएं चल रही है, मैं उसके पक्ष में हूँ। वो लाया जाना चाहिए और स्ट्रेस में ये भी काम करते हैं, मरीज भी हैं, स्ट्रेस में जाते हैं, उनके परिजन हैं, कहीं उनको लगता है कि हमारे साथ ट्रीटमेंट ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर्स को लगता है कि हमसे डिमांड ज्यादा हो रही है। बहरहाल एक स्थिति हमको बैलेंस लाना चाहिए जहां डॉक्टर्स की भी जवाबदेही तय हो, उस हद तक जाना चाहिए कि नहीं कोर्ट मार्शल आदमी है में है जैसा कि नहीं, लेकिन उनकी भी जवाबदारी तय हो और प्रोटेक्शन भी उनको आईपीसी के प्रावधानों के अतिरिक्त अगर कोई विशेष प्रावधान उनको चाहिए तो हमको उपलब्ध कराना चाहिए। इसमें खास करके एक घटना जो बहुत चिंतनीय है वो चेन्नई में जिस डॉक्टर की मौत हुई इलाज करते हुए, वो संक्रमित हो गए और फिर उनको जब उनकी अंत्येष्टि की जाने लगी तो वहाँ लोगों ने जो है बहुत हो हल्ला किया, हंगामा किया, जिसके बाद जो है ये कदम डॉक्टरों को उठाना पड़ा। तो मेरे ख्याल से सरकार को इस बारे में कोई कारगर कदम उठाना चाहिए जिससे कि डॉक्टर अपना काम उसी तन्मयता से करें और उसी संलग्नता के साथ करें। जी, अगला सवाल है मिंट से। अनुजा पूछती हैं, ये दोनों स्वास्थ्य मंत्रियों से सवाल है, व्हाट आर योर व्यूज ऑन मास टेस्टिंग? आर यू टेस्टिंग पीपल इन दोज डिस्ट्रिक्ट्स आल्सो वेयर देयर आर नो केसेस? पहले आप जवाब दे लें देव साहब। इसमें अगर रैपिड टेस्टिंग किट्स की कारगरता प्रमाणित हो जाती है तो मेरा ये मानना है कि रैपिड टेस्टिंग किट की पद्धति अगर हम नहीं अपनाएंगे तो हम नहीं जान सकते कि वास्तविक स्थिति क्या है। दवाई कोई है नहीं इस इलाज के लिए, कौन सी पॉपुलेशन किस हद तक प्रभावित हो चुकी है हमको जानने का और कोई कम समय में तरीका नहीं है। रैपिड टेस्टिंग किट अगर प्रमाणित है तो इसका उपयोग हमको करना चाहिए और रैंडमाइज करना चाहिए, हर जिले में करना चाहिए। हाट बाजार वीकली मार्केट प्लेस है उसके इर्द गिर्द के गांवों में रैंडम करके करना चाहिए। अर्बन एरियाज हैं जहां ये ज्यादा पाया जा रहा है वहां ज्यादा डेंसिटी करना चाहिए। तो एक रैशनलाइज्ड एसओपी बना के रैपिड टेस्टिंग किट अगर अनुमति इसकी आईसीएमआर देता है तो जरूर करना चाहिए। जी, देखिए इसके लिए आईसीएमआर ने गाइडलाइन खुद ने जारी कर रखी है, क्योंकि इसकी टेस्टिंग किट जो है वो राज्यों को आईसीएमआर ही दे रही है और वो उन्होंने गाइडलाइन रखी कि किन लोगों को आप टेस्ट करोगे, किन को नहीं करोगे। अब या तो आईसीएमआर हमको इसमें छूट दे या हमको टेस्टिंग किट पर्याप्त मात्रा में दे, क्योंकि मैंने अभी पहले भी कहा था इंट्रोडक्टरी रिमार्क कि जो न्यूक्लियर एक्सट्रैक्शन किट है इसकी जरूरत पड़ती है और इसकी सप्लाई हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आईसीएमआर के द्वारा ही आ रही है। तो इस पे भारत सरकार को एक बड़ा व्यू लेते हुए हम तैयार हैं राजस्थान में जिन जिलों में अभी पॉजिटिव केस ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को कि राजस्थान में 33 जिले हैं, अभी 7 जिलों में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है और 6 जिले ऐसे हैं जहां 100 से ज्यादा पॉजिटिव केस हैं, करीब 3 जिले ऐसे हैं जहां 40 से 70 के बीच में पॉजिटिव केस है और 6 जिले ऐसे हैं जहां पे 20 से 40 के बीच में पॉजिटिव केसेस हैं। अब ऐसी परिस्थिति में ज्यादा टेस्ट करना ही इस बीमारी की तह तक जाने की एक तरीका हो सकता है। लेकिन जब एक तरफ रैपिड टेस्ट एक उम्मीद की किरण के रूप में हमारे सामने आई थी बात, उसमें हम बल्क में सारे राजस्थान में कर सकते थे जहां पॉजिटिव केस नहीं भी है, क्योंकि अब खतरनाक बात यह आई कि शुरुआती दौर में सिम्टोमेटिक केसेस को तो आइडेंटिफाई किया जा सकता है, लेकिन अब जो नया चीज आया है एसिम्टोमेटिक, अब इसमें आप कौन बीमार हो सकता है, कौन पॉजिटिव है, कौन नहीं है, ये तो जब तक टेस्ट नहीं होगा पता ही नहीं चल पाएगा उसका। तो इस परिस्थिति में
या तो भारत सरकार सेंट्रलाइज प्रिक्योरमेंट करे पूरी चीजों का और वो हमको पर्याप्त मात्रा में किट दे, टेस्टिंग किट। तो सुविधा तो हमने डेवलप कर ली है। अब 10,000 टेस्ट पर डे भी हम करने की स्थिति में होंगे तो भी हमको टेस्टिंग किट तो आईसीएमआर को ही देना पड़ेगा। अभी शॉर्टेज चल रही थी आईसीएमआर से, तभी तो हमारी पेंडिंग रही सैंपल्स की जांच, और हमको प्राइवेट लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजना पड़ा डिसीजन करके पेमेंट बेसिस पे। तो ऐसी परिस्थिति है, इसके ऊपर भारत सरकार को विचार करना चाहिए। हम ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करें, हम इसके पक्षधर हैं, तभी स्थिति का आकलन हम, जो बात राहुल गांधी जी ने कही थी कि आप लॉकडाउन करने से इसका समाधान नहीं निकाल सकते। एक तो आप ग्रेविटी प्रॉब्लम की क्या है वो तभी पता चलेगी जब ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करेंगे, और सेकेंडली आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इस दौर में, लॉकडाउन के दौर में जितना मजबूत कर सकते हैं, आपकी जीडीपी का कितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं इस पर आपको विचार करना पड़ेगा। और थ्रू आउट कंट्री राज्यों को रिसोर्सेज देने पड़ेंगे ताकि आने वाले, ये तो कोविड की चुनौती है, पता नहीं कितने दिन चलेगी, ये हमारे पास अवसर है अभी कि हम पूरे कंट्री में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत कर दें। इस पे भारत सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। धन्यवाद मंत्री जी। अगला सवाल भी आपसे राजस्थान से ही है, और ये राजस्थान पत्रिका से पूछते हैं शादाब अहमद जी कि जयपुर में एसएमएस, जयपुरिया, ईएसआई और अन्य अस्पताल जैसे बड़े बड़े सभी अस्पतालों को कोविड के मरीजों को भर्ती के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कमोबेश यही हालत राजस्थान के अन्य बड़े शहरों में भी है। सवाल यह है कि क्या सामान्य बीमारी के मरीजों को सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा, वह भटक रहे हैं, ऐसे मरीजों के लिए सरकार ने क्या इंतजाम किया है? दो हिस्से में ये सवाल है। ये मैंने अभी इंट्रोडक्टरी रिमार्क में भी इस पे पूरा प्रकाश डाला था। हमने पूरे अस्पतालों को नहीं किया है। राजस्थान में 17,500 सब सेंटर से लेके पीएससी, सीएससी, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए अस्पताल हैं। उनमें से हमने कोविड-19 के लिए 168 आइडेंटिफाई किए हैं सिर्फ, बाकी सामान्य बीमारियों के लिए है, वो काम चल भी रहा है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि लॉकडाउन की वजह से या कर्फ्यू लगाने की वजह से लोगों का मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो गया। उसके लिए हमने व्यवस्था की है 400 वैन लगा के, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ताकि वो कर्फ्यूग्रस्त इलाके में भी कोई आदमी बीमार है तो उसको हम बाहर निकाल के और उसको ट्रीटमेंट करा के वापस घर छोड़ दें, उनके टेस्ट करा दें, उनको दवाइयाँ दे दें, अच्छे डॉक्टर से देख लें। बाकी ऐसा नहीं कि पूरे राजस्थान का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमने कोविड को ही दे दिया है। हमने कोविड के लिए 3 टाइप का सिस्टम किया है। हमने कोविड हॉस्पिटल्स आइडेंटिफाई किए 57, उसके बाद कोविड सेंटर्स हैं वो लोअर लेवल पे हैं, और उसके बीच में एक और कड़ी रखी है। इसको टोटल मिला के 168 सेंटर्स डेवलप किए हैं राजस्थान में। इसके अलावा जो हमारे चिकित्सा संस्थान है वहां तो सब हो ही रहा है काम। हाँ, इसी से संबंधित है कि वो कह रहे हैं कि 6 जिलों में लगभग जो है संख्या रोगियों की 100 से ज्यादा है। तो क्या पूछते हैं, क्या राजस्थान में कोविड का स्टेज 3 शुरू हो चुका है? फेज 3 देखिए, एक बात, स्टेज 3 क्या? जहां जहां केसेस, अब आपने बताया कि सबसे ज्यादा केस रामगंज में है, उसके बाद केस जोधपुर में है, फिर उसके बाद अभी अजमेर में 100 से ज्यादा केस हुए हैं, कोटा में 100 से ज्यादा है, टोंक में 100 से ज्यादा है। ऐसे 6 जिले हैं, मैंने पहले ही कहा आपको, जहाँ 100 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस हैं। उसकी जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग बोलती है तो वो फैमिली टू फैमिली या उनके कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में, कॉन्टेक्ट में जो लोग आए उसी लिमिटेड एरिया में है, कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति नहीं है। और हमने क्या किया है कि हमने हमारा जो ये DOIT है डिपार्टमेंट, उससे भी पूरा 3 तरह के सिस्टम किए ट्रैकिंग के लिए। जिला कलेक्टर्स को पॉजिटिव केसेस का डाटा DCR फाइल के साथ 7 फॉर्म में हमारे को यहाँ देने के लिए कहा है, ताकि उससे जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी जो आवागमन हो रही है, आना जाना हो रहा है, उसको हम ट्रैक कर पा रहे हैं। उसके अलावा क्यूसेक सिस्टम और एक राज कोविड इन्फो ऐप हमने डेवलप किया है, जिसके माध्यम से इनके मूवमेंट्स पे नजर रखी जा रही है, कहीं ये क्वारंटाइन का उल्लंघन तो नहीं कर रहे। केस दर्ज किए जाएंगे उन पे अगर कोई करेगा तो, या कोई आइसोलेशन पीरियड में है उसका उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, ज्यादा लोगों से मिल तो नहीं रहा, मिलेगा तो उससे
ये खतरा स्प्रेड होने का ज्यादा बढ़ेगा। हर चीज का प्रिकॉशन राजस्थान सरकार ले रही है। अगला सवाल जो है प्रीति प्रकाश जी का है। ये राजस्थान के संबंध में ही पूछना चाहती हैं कि हाउ वेल प्रिपेयर्ड आर यू टू टैकल द पीक इन राजस्थान एंड हैव यू अनाउंस्ड एनी इंसेंटिव्स फॉर द डॉक्टर्स? जी, हमने हमारे जो देखिए 3 चीज है हमारे लिए। सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हमारे फील्ड में तैनात हैं कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में जहां हमने कर्फ्यू इम्पोज कर रखा है, वो वहाँ जो डिप्लॉयड पुलिस है वो, और सबसे जरूरी हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें हैं, चाहे डॉक्टर्स है, नर्सिंग स्टाफ है या पैरामेडिकल्स है, ड्राइवर्स है जो एम्बुलेंसेस के, उन लोगों की सिक्योरिटी और सेफ्टी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हमने 25 करोड़ रुपए बजट बढ़ाया भी जा सकता है। उन लोगों को इंसेंटिवाइज करने के लिए हमें बजटरी प्रोविजन किया है अभी, और ये बजट और भी बढ़ाया जा सकता है। हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो कि प्रिवेंशन की दवा है, जब पहले 3-4 केस राजस्थान में आए थे तो हमारे एसएमएस के डॉक्टर्स ने 4 दवाइयों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है, WHO के पास नहीं है, भारत सरकार के पास नहीं है, हमारे यहाँ के डॉक्टर्स ने जब पहले 4 केस आए, क्योंकि हमारे यहाँ स्वाइन फ्लू का कहर हम झेल चुके थे पिछले साल, उसमें जो दवाई काम आती थी टेमीफ्लू, मलेरिया हमारे यहाँ चलता है मौसमी बीमारी के रूप में, उसमें दवाई काम आती क्लोरोक्विन, और HIV एड्स में 2 दवाइयां रोटिनावीर और लोपिनावीर, ये 4 दवाइयों के कॉम्बिनेशन को उनको ठीक करने में 4 मरीजों को हमने काम में लिया। 4 में से 3 मरीज ठीक भी हुए, तभी इन दवाओं को ICMR से अप्रूव करवाया गया। और फिर ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो अमेरिका ने भी मांगी है दवाई भारत से, वो सोच बेसिकली यहीं से हमारे डॉक्टर्स का ही सोच था और वहीं से शुरू हुआ। हमने यहाँ उनको अधिकृत किया दवाइयों को, और वो इनके प्रिवेंशन में जो हमारे स्टाफ काम करते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग, कोविड पेशेंट को डील करने में, उनको ट्रीट करने में, उनके प्रिवेंशन में ये दवा दे रहे हैं। उनकी किट्स या उनके N95 मास्क, ये PPE किट्स, वो स्टैंडर्ड के हों, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाए उनके साथ। और उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए मैंने कहा आपको कि 25 करोड़ रुपए हमने रखे हैं 5000 डॉक्टर्स के लिए, 2500 पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ और दूसरे स्टाफ के लिए। अगला सवाल PTI से है और दोनों आदरणीय मंत्रियों से सवाल है। पूछते हैं कि व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ टेस्टिंग मशीन्स दैट यू हैव प्रोक्योर्ड डायरेक्टली फ्रॉम अब्रॉड, और इसके साथ ही कि इफ टेस्टिंग किट्स फ्रॉम अब्रॉड आर नॉट एक्यूरेट, हाउ डू यू विश टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स मोर टेस्टिंग? पहले सिंहदेव साहब आप जवाब दे दें। हम लोगों ने विदेश से कोई भी टेस्टिंग किट नहीं खरीदी है। विदेशी कंपनी जो भारत में जिन्होंने अपनी इकाई स्थापित की है उनको ऑर्डर दिया है, अभी तक वो आया नहीं है। और भारत सरकार ने जो 4800 टेस्टिंग किट, रैपिड टेस्टिंग किट हमको उपलब्ध कराए हैं, उसका उपयोग प्रारंभ भी किया था, लेकिन 392 टेस्ट करके हमने उसको रोक दिया है। वैश्विक स्तर पे इसकी प्रामाणिकता 60 से 70% मानी जा रही है। इसमें अलग अलग विचार हैं, इंग्लैंड में कोई कुछ कह रहा है, जर्मनी में कुछ कह रहा है, अमेरिका में कुछ कह रहा है, कोरिया में कुछ कह रहे हैं, चाइना में कुछ कह रहे हैं, तो अलग अलग व्यूज हैं। लेकिन किसी ने 60 से 70% से ज्यादा एक्यूरेसी रैपिड टेस्टिंग किट की नहीं बताई है। और RT-PCR पद्धति की जो प्रामाणिकता है वो बताया जाता है कि 98-99% है। ये सिंहदेव साहब ने जो कहा है वही बात मेरी है कि हमने किसी विदेशी कंपनी से ना डायरेक्ट लिया है। ये जो रैपिड टेस्टिंग किट भी जो हमने ऑर्डर किए थे, उनके यहाँ एजेंट्स हैं 12 कंपनियां जिनको ICMR ने अप्रूव किया था, जी जी है उन्हीं को मेल किया था। इसलिए डायरेक्ट परचेज करने का काम ना तो हम कर रहे हैं, और ये जो PCR टेस्टिंग किट्स हैं ये तो भारत सरकार ही मुहैया करा रही है हर राज्य को। जी, अगला सवाल है वो आप दोनों से है। ये ब्लूमबर्ग से अर्चना पूछती हैं कि जो PM केयर फंड है, क्या इज द PM केयर चैनलिंग फंड्स अवे फ्रॉम स्टेट्स कोविड फाइट? और इसके आगे पूछती हैं हाउ डिड दे रिस्पॉन्ड टू द सेंटर, हाउ डिड दे रिस्पॉन्ड टू द सेंटर आस्किंग स्टेट्स टू रूट PPE परचेज थ्रू द यूनियन गवर्नमेंट? देखिए, हमने तो पहले ही, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बार बार ये कहा
अभी सेंटर की जो टीम आई थी उसको भी ये कहा कि जितने भी इक्विपमेंट हैं कोविड से लड़ने के लिए, उनका सेंट्रलाइज परचेज सिस्टम रखो आप, राज्यों को जिस तरह से जरूरत है उस रूप में उनकी डिमांड के हिसाब से आप उनको दे दो, वही सबसे बेहतर तरीका होगा। अदरवाइज क्या होता है, ये अप्रूव करते हैं जिन कंपनियों को, केंद्र सरकार भी अप्रोच करती है प्रोक्योरमेंट के लिए, हम भी करते हैं, दूसरे राज्य भी करते हैं, उनको मिलता नहीं टाइम पे। ये भारत सरकार सेंट्रलाइज सिस्टम करेगी तो ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे इन सारी चीजों को, और कोई क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज का क्वेश्चन भी नहीं उठ पाएगा। और जो पीएम जो फंड्स हैं वो पीएम केयर्स के जो, क्या वो आपके हिस्से में नहीं आने चाहिए थे जो सीधा पीएम केयर्स को जा रहे हैं? क्या इस तरह की भी समस्या आ रही है कि राज्यों को फंड कम मिल रहा है? राज्यों को मिल कहाँ रहा है, अगर वो बताए हमको कुछ दे रहे हो तो। मैं वीसी में बैठा था प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के साथ, उन्होंने जब ये कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए हमको राज्यों को मदद चाहिए, और जो लोन लेने की 3% की बाइंडिंग है आरबीआई की, उसको आप बढ़ा के 5% कर दो, और जो हमारे अलग अलग कॉरपोरेशंस हैं उनके भी छूट दे दो आप आरबीआई की तरफ से। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ना तो हमसे आप कुछ मांगो और ना आप कुछ करो, 2 दिन अखबार में छप जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। अब बताइए उसके बाद क्या करें हम? जी जी देव साहब, इसमें सीएसआर फंड्स की जो बात है, जी आखिर ये जो कंपनियां हैं जिन राज्यों में और जिन राज्यों के संसाधन से वो काम कर रही हैं, तो निश्चित रूप से राज्यों को भी सीएसआर फंड्स के उपयोग का वो अधिकार और हिस्सा बने रहना चाहिए। आप अगर फेडरल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं जी तो राज्यों को भी, अगर ये प्रधानमंत्री जी ने शायद ये कहा था कि उसके जो प्रावधान है वो उसको प्रावधानित नहीं करते हैं, तो आप प्रावधान कर दीजिए। एक आपात परिस्थिति बनी तो राज्यों को क्यों नहीं सीएसआर फंड का पैसा उपयोग करने के लिए अनुमति होनी चाहिए, ये जरूर होनी चाहिए। फेडरल स्ट्रक्चर में ये हेल्दी है। परचेसिंग की जहां तक बात है, तो एक पत्र आया था केंद्र सरकार से कि ये पीपीई किट्स आप ना खरीदें, ये कोई डायरेक्शन नहीं था, डायरेक्टिव नहीं था, कंफ्यूजन बना। और स्थिति क्या है, आपके पास वो सामान ही देश में उपलब्ध नहीं है। आप राज्यों को भी बोलेंगे खरीदी करने के, तो आप पैसा भी दे रहे हैं, राज्यों को बोल रहे हैं खरीदी करने का। फेडरल स्ट्रक्चर को आप रिस्पेक्ट करते हैं, और हेल्थ अगर स्टेट सब्जेक्ट है तो राज्यों को भी खरीदी करने देना चाहिए, उसमें कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। रेट्स स्टैंडर्डाइज्ड हो जाए नेशनली। अब जीएसटी अगर आप एक कर सकते हो तो रेट एक क्यों नहीं कर सकते? डीजल पेट्रोल के रेट लॉजिस्टिक्स को देखते हुए अगर देश भर में एक है, तो ये सामानों के रेट एक जैसे क्यों नहीं हो सकते? थोड़ा बहुत अंतर हो तो ये रेट्स को आप रैशनलाइज कर सकते हैं। स्वयं केंद्र सरकार की जो सब्सिडरी है एचएलएल, जिनके पास ऑर्डर्स प्लेस किए थे, तो उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 14,000 पीपीई किट्स का ऑर्डर मार्च में प्लेस कर दिया था, 15-16 मार्च के पहले, और हमको 3,000 किट्स ही अवेलेबल हो पाए। तो सामान ही नहीं है। और जो टेंडर भी बुलाए जा रहे हैं राज्यों के द्वारा, जो पीपीई किट सप्लाई करने के लिए लोग सैंपल्स दे रहे हैं, वो आईसीएमआर के मापदंडों के अनुरूप हो नहीं रहे। तो निर्माण आप उस वस्तु का पहले सुनिश्चित कर दीजिए। रेट रैशनलाइज होना, जहां देश में एक जैसी पद्धति है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये किया जा सकता है। और राज्य खरीदे तो भी ठीक है, केंद्र पहले ही दे देता है, पैसा ना देता है तो किट्स दे दे, वो भी ठीक, लेकिन अधिकार राज्यों के कर्टेल नहीं करने चाहिए। जी धन्यवाद। मैं सवाल ओपन करूंगा फ्लोर पे, बहुत साथी धैर्य से इंतजार कर रहे हैं। पहला सवाल अरुण सिंह जी नेटवर्क 18 से है। अरुण जी सवाल पूछें। पहले तो मैं रघु शर्मा जी से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जिक्र आपने किया कि आपने 1 लाख करोड़ रुपया जो राज्यों के हिस्से का है वो मांगा, और प्रधानमंत्री ने कहा आपसे कि कुछ मांगिए मत, तो जरा इसको और इलेबोरेट करके बताएं कि किस काम के लिए आप मांग रहे थे और प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे आपको मना क्यों कर दिया, पहली बात। और दूसरी, जब रैपिड टेस्टिंग किट खराब है, आपने उसकी जांच कर ही ली, तो अब आईसीएमआर की गाइडलाइन का क्या मतलब? अगर वो कहते हैं जांच करो तो उसका तो कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि आपको तो रिजल्ट मिला नहीं। और दोनों मंत्रियों से सवाल है, केंद्र से क्या क्या शिकायतें आप लोगों की हैं, या पूरा सब कुछ अच्छा अच्छा है? देखिए, कोई शिकायत नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये शिकायत का वक्त भी नहीं है। हमने प्रधानमंत्री जी को, मैं वीसी में बैठा हुआ था, जो पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उन्होंने मुख्यमंत्रियों के साथ की थी, उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी राज्यों को 1 लाख करोड़ का पैकेज आप एक मुश्त दे दो। उसमें क्या है, जो बीजेपी के रूल स्टेट हैं, वहां के मुख्यमंत्रियों ने भी यही कहा
कि हम आर्थिक परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। 14 राज्य तो वेज एंड मीन्स के स्थिति में पहुंच गए हैं, तनख्वाह देने की स्थिति नहीं है उनकी। तो आर्थिक हालत पूरे राज्यों की खराब है, चाहे वो कांग्रेस रूल्ड स्टेट हो, चाहे बीजेपी रूल्ड स्टेट हो, चाहे अन्य राज्यों के हो। तो जो परिस्थिति है वो प्रधानमंत्री के सामने रखना कोई गलती बात नहीं है, ना राजनीति है। अब वो क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं ये उनके ऊपर है। हमारा पक्ष रखने का अधिकार हमारा था, हमने रख दिया। इस तरह से ना कोई राजनीति करने की इच्छा है। हम भी जानते हैं भारत सरकार ने जो गाइडलाइन दी है उसी गाइडलाइन का अक्सर से पालन राज्य कर रहे हैं, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार वहां पे काम कर रही हो। एक भी बयान पब्लिक में हम लोग कभी नहीं दे रहे। हम जानते हैं इस बात को कि इस महामारी से लड़ने में हमें राजनीति को परे रखना चाहिए और हम परे रख भी रहे हैं। जी, अरुण जी ने जो सवाल पूछा केंद्र के संदर्भ में, तो जहां तक मेरी राय है, शिकायत बतौर नहीं लेकिन स्ट्रेटेजी बतौर मेरा ये मानना है कि और हमको प्रोएक्टिव होना चाहिए था। हमने जो अनुमान लगाया कोविड के स्प्रेड का अपने देश में, उसके लिए हमने तैयारी पहले चालू नहीं की। वैश्विक स्तर पे जो बातें सामने आ रही थी उसके अनुपात में एक लैब से भारतवर्ष में टेस्टिंग अगर चालू होती है, और हमने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी अलाउ नहीं किया था इनिशियली, हमने आज जाके 220 के आसपास टेस्टिंग सेंटर बनाए हैं, और वो भी ज्यादा संख्या में हमको अगर टेस्ट करना है, अगर रैपिड टेस्टिंग किट को हम अलाउ नहीं करते और बड़ी मात्रा में हमको टेस्ट करना है, तो हमारे पास टेस्टिंग सेंटर है कहाँ? एम्स में ही अगर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ले लीजिए, तो यहाँ की जो आरटीपीसीआर पद्धति से टेस्टिंग हो रही है वो मैन्युअल पद्धति से हो रही है। हमने ऑटोमेटेड आरएनए डीएनए एक्सट्रैक्टर की बात रखी है, और एक मशीन है जिसको खरीद के आपको ये जानकारियां शासन के पास, केंद्र सरकार के पास पहले से ही उपलब्ध है। तो ज्यादा से ज्यादा क्षमता की मशीनों को स्थापित मेडिकल कॉलेजेस में और ऐसी संस्थाओं में उपलब्ध कराने के लिए आज सोचने की जरूरत क्यों होनी चाहिए? ये मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजी में कमी रही। ये तो डे वन से आज हम मांग करेंगे तो वो कब मशीन आएगी, कब वो स्थापित होगी, कब उतनी मात्रा में टेस्टिंग चालू होगी? हमारे पास ये पीपीई किट्स क्यों नहीं है? क्योंकि हम अनुमान नहीं, हमारा कंजर्वेटिव एस्टिमेट था कि हमको जरूरत कितनी पड़ी। तो ये स्ट्रेटेजिकली मेरा ये मानना है कि यहाँ पर कमी हुई, और आज हम अगर उन सारी चीजों के पीछे जा रहे हैं तो हम एक एक महीने, दो महीने पीछे हैं। ये लॉकडाउन का पीरियड हमारे लिए तैयारी का पीरियड माना जा रहा था। 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, क्या सभी राज्यों को अपनी आवश्यकता अनुसार पीपीई किट्स उपलब्ध हो जाएंगे? क्या टेस्टिंग फैसिलिटी हमारे यहाँ स्थापित हो जाएगी? नहीं। ये केंद्र सरकार के सहयोग से ही मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ में भी उदाहरण के लिए 6 स्थापित हुए हैं। तो राज्य केंद्र सरकार को तो उंगलियों में मालूम है कि हर ये मेडिकल कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटी है। तो प्रोएक्टिव होके उनको वो मशीनें, क्योंकि ये राष्ट्रीय आपदा है, उनको पहले ही प्रोवाइड कर देना था। हमको मांगने की जरूरत क्यों होनी चाहिए जब उनको सारी जानकारियां हैं? मांगा जा रहा है, किया जा रहा है। तो ये एज पार्टनर्स ये एक गैप है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार साझे रूप में अगर काम कर रहे हैं तो ये पहले से ही ये सारा हो जाना चाहिए था। इसमें हम पीछे हैं। बाकी व्यवहार में हमको सौतेलापन नहीं लग रहा कि वो जानबूझ के हमको पैसा नहीं दे रहे। स्ट्रेटेजी में मैं कहूंगा कि कमी हुई। थैंक यू सर। अगला सवाल मोहित दुबे जी का है, न्यूज नेशन से। मोहित, सवाल पूछे अपना। मोहित जी, क्या हैं आप? मेरे ख्याल तक उन तक आवाज नहीं जा रही है। हम अगला सवाल लेते हैं जैनेंद्र जी से। एबीपी से जैनेंद्र हैं। जैनेंद्र, सवाल पूछें। जी सर। हेलो, नमस्कार। जी जी आवाज आ रही है। जैनेंद्र, 1 मिनट होल्ड करें। मोहित आ गए हैं। हाँ जी मोहित, पूछे जी। मेरा सवाल दोनों ही स्वास्थ्य मंत्रियों से है, दोनों राज्यों के। अब कोरोना खासतौर पे एक ऐसा वायरस हो चुका जो अदृश्य है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने 186 केसेस ऐसे पता किए जिसमें कोरोना के लक्षण पहले नहीं थे, और बाद में पता चला कि उनको कोरोना है। तो ऐसी समस्या से आप लोग कैसे अब डील करने वाले हैं, क्योंकि राज्यों में
ऐसी समस्याएं खासतौर पर दिल्ली में तो उत्पन्न हो रही है और आपके दोनों ही राज्यों में ऐसी समस्या होगी। दूसरा एक और सवाल है कि इस वक्त दिल्ली सरकार जो है, खुद मैं इस वक्त अपना कोरोना का टेस्ट करवा रहा हूँ, देखिए पीछे दिल्ली सरकार पत्रकारों का कोरोना टेस्ट करवा रही है, मैंने अपना करवा लिया। आप लोग अपने राज्यों में पत्रकारों का कोरोना टेस्ट कब करवाने वाले? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये जो दिल्ली और बंबई की घटनाएं हमारे सामने आई ना, आज ही मैंने हमारे डिपार्टमेंट के एसीएस को कहा है कि आप एक सेंटर टेस्टिंग का डेवलप करो जहां पत्रकार बंधु जा रहे हैं कोविड इफेक्टेड एरिया में, उनके संक्रमित होने का खतरा बना हुआ है, तो वो आके सुविधाजनक तरीके से अपनी टेस्टिंग करा लें, क्योंकि सिम्टोमेटिक केसेस आ रहे हैं, राजस्थान में स्वास्थ्य नहीं है वो भी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसलिए हमने आज ही शुरू किया राजस्थान में, तो ये कि उनका टेस्टिंग आप कराओ, जो भी टेस्ट कराना चाहता हो वो आके कराए, ताकि उनको अपनी सेहत के बारे में असलियत की जानकारी तो रहे कम से कम। वो भी हमारे भाई हैं और मुसीबत के इस दौर में वो कवरेज कर रहे हैं, लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं, ये हमने किया है। दूसरी चीज आपने पूछी कि भाई हमारे पास कोई दूसरा तरीका, एसिम्टोमेटिक जब सिचुएशन में लोग पॉजिटिव आ रहे हैं तो कोई दूसरा तरीका टेस्टिंग के अलावा हो नहीं सकता। आप कैसे पता करोगे कौन पॉजिटिव और कौन नहीं? तो जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतनी ही ज्यादा आपको पता चलेगा असलियत का। तो अब वो हमारे पास एक ही पद्धति रहेगी, RT-PCR, और उसमें कितना टेस्टिंग किट्स मिल रही है, कितनी हमारी टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ाई है हमने पर डे, उस पर डिपेंड करता है। सिचुएशन तो बहुत ग्रेव है, चुनौती हमारे सामने बड़ी है, और इसका मुकाबला, इसके लिए स्ट्रेटेजिक जो प्लानिंग है वो भारत सरकार और राज्य मिलकर बना सकते हैं। ये अकेले राज्य की प्रॉब्लम नहीं है, ये सिम्टोमेटिक केसेस की प्रॉब्लम पूरे कंट्री की होगी मेरे मानना। तो इसमें भारत सरकार को कोई एक्शन प्लान राज्यों के साथ मिलकर बनाना चाहिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कैपेसिटी कैसे बनाए कंट्री की और स्टेट्स की, उससे ही हमें पता चल पाएगा पॉजिटिव केसेस। जी, हम अगले सवाल की तरफ चलें। अगला सवाल जैनेंद्र एबीपी से पूछना चाहते थे। टीएस सिंह देव से भी मेरा सवाल था ये। देव साहब, आप इसमें जोड़ना चाहते हैं कुछ? जी, पत्रकार एक ऐसी कैटेगरी में है जिनको ज्यादा जोखिम लेके एक्सपोजर लेना पड़ रहा है, इसमें कोई तो बात नहीं है। और छत्तीसगढ़ की भी जो आगे की टेस्टिंग फैसिलिटी है उसमें हेल्थ वर्कर्स, पुलिस पर्सन्स, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, आंगनबाड़ी वर्कर्स, मितानिन, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इनके साथ हम लोगों ने पत्रकारों को भी सम्मिलित कर रखा है कि जब टेस्टिंग का दायरा बढ़ेगा हम इस पूरे कैटेगरी को भी टेस्टिंग के दायरे में लाएंगे। धन्यवाद सर। जैनेंद्र, तो अपना सवाल पूछे, संक्षेप में रखिएगा क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा हो गए, अभी भी 4-5 साथी हैं वो रहते हैं। जी ठीक है सर। सर मेरा सवाल रघु शर्मा जी से है पहला, कि क्या जैसे जो रैपिड टेस्टिंग किट आप कह रहे सर जो मिलान हुआ उसमें संतोषजनक नतीजे नहीं आए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि टेस्टिंग किट खराब थे जो चाइना से आए थे? पहला देखिए, हमने तो प्रायोगिक तौर पे 168 रैपिड टेस्टिंग किट का पॉजिटिव केसेस में हमने टेस्ट किया और उसका परिणाम मैंने आपको बता दिया। अब ये ICMR को हमने भेजा है। हम हर चीज ICMR की गाइडलाइन में ही करते हैं। अब उनकी फाइंडिंग्स क्या है, पूरे कंट्री के लिए उनकी क्या गाइडलाइन है रिगार्डिंग रैपिड टेस्टिंग के, वो आ जाने दीजिए। अभी तो उन्होंने बंद किया है टेस्ट। जब तक ये फुल प्रूफ, ICMR से बड़ी संस्था हमारे पास है नहीं कोई, उनके पास इसका परीक्षण हो जाने दो। वो जब इसको अप्रूवल अगर देते हैं कि आप जाइए ये रैपिड टेस्टिंग किट का इस्तेमाल करिए, जांच करिए, इसके माध्यम से करेंगे हम। अगर वो मना करते हैं ये परफेक्ट नहीं है तो फिर हम इसको रोक देंगे। यही हमारा। सर प्रणव सर की इजाजत से एक सवाल और है मेरा, कि चूंकि अब लॉकडाउन खत्म होने में 10 दिन मात्र बचे हैं और जैसा आ रहा है कि रैपिड टेस्टिंग किट जैसे संतोषजनक नहीं हुए, अभी जैसे स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा छत्तीसगढ़ के कि PPE किट अभी भी पर्याप्त नहीं है, तो और अभी भी जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्या 3 मई के बाद भी लॉकडाउन को बढ़ता हुआ आप लोग देख रहे हैं, या फिर आपको लगता है सर कि 3 मई के बाद लॉकडाउन जो है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी पूरे देशव्यापी, या फिर आपको लगता है सर कि 3 मई के आगे भी लॉकडाउन बढ़ सकता है? देखिए, जो एक लॉकडाउन 1 किया था उसके बाद लॉकडाउन 2 चल रहा है। अभी कई सारे इश्यूज हैं। आज कंट्री में जो
मजदूर लोग हैं या जो लोग प्रवासी हैं, अलग अलग राज्यों के रहने वाले, दूसरे राज्यों में कारोबार करते हैं, उनके मन में कई सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि उनको आज शेल्टर होम में रखे हुए हैं, कोई बॉर्डर पे रुके हुए हैं, मजदूर हैं, अपने गांव जाना चाहते हैं, अपने प्रदेश जाना चाहते हैं। ये जो लॉकडाउन था, उनके मन में ये चीज है कि भाई हवाई यात्री जो थे उनको तो पूरा टाइम दिया कि 5-22 तारीख से इंटरनेशनल फ्लाइट्स और डोमेस्टिक फ्लाइट्स बंद हो जाएगी कंट्री में, तो वो तो जो लोग जाना चाहते थे चले गए। लेकिन लॉकडाउन की घोषणा अचानक जब की गई तो इन लोगों को जाने आने की कोई समय दिया नहीं गया। आज वो लोग परेशान है, अवसाद की स्थिति में है, किस किस तरह के फोन आ रहे हैं। हमारी गुजारिश केंद्र से यही है, एक बार इनको, क्योंकि लॉकडाउन का पता नहीं है 3 तारीख तक, कौन कह सकता है इसको और बढ़ाना पड़ जाए, कोविड की महामारी कितनी आगे प्रोलॉन्ग करेगी, कोई नहीं कह सकता है। ऐसी परिस्थिति में ये जो लोग परेशान हैं उनको अपने अपने राज्यों में एक बार जाने दो। स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, यूपी के मुख्यमंत्री जी ने केंद्र से बात की, उनके स्टूडेंट्स चले गए, लेकिन दूसरे राज्यों के स्टूडेंट्स भी यहाँ हैं कोटा में, जो कोचिंग क्लासेस में है हजारों की संख्या में। अब उनके पेरेंट्स चिंतित हैं, वो 16 से 22 साल की एज ग्रुप के बच्चे हैं। हमारा रिक्वेस्ट ये है कि इस पे देशव्यापी कोई निर्णय हो, क्योंकि राज्यों के बॉर्डर सील किए हुए हैं, अभी किसी का जाना आना संभव नहीं है। तो जो लोग परेशान हैं उनको एक बार अपने घरों में जाने की अनुमति मिल जाए। कोविड जैसे ही खत्म होगा, ये महामारी खत्म होगी, तब वो कुछ दिन घर रह लेंगे, वापस से मानसिकता उनकी बन भी जाएगी, वो जो काम पे लौटेंगे वापस उन राज्यों में। तो ये स्थितियां बहुत बड़ी जो फेस करनी पड़ रही है हमको। देव साहब कुछ जोड़ना चाहते हैं? जी, जैनिन जी ने जो सवाल किया, इसमें एक वैश्विक स्तर पे जो प्रोजेक्शंस आए कि आखिर ये लॉकडाउन कब तक। कुछ देश हैं जिन्होंने लॉकडाउन अपनाया ही नहीं, वहां जो भी परिस्थितियां हो, कुछ लोगों ने मॉनिटर्ड ओपननेस रखा कि हम लोगों को देख रहे हैं और उनको गाइड कर रहे हैं, और गाइड करते हुए हम काम कर रहे हैं। हांगकांग जैसे इलाकों में आज 95 से 98% लोग घर से निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी घर से निकल रहा है तो 95 से 98% लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका थ्योरेटिकल प्रोजेक्शन लॉकआउट पीरियड का, जिसमें संक्रमण को हम लॉकआउट के माध्यम से कम कर सकते हैं क्योंकि कोई दवाई नहीं है, ये एक ऑप्टिमम फिगर 49 डेज का था। हम अभी 40 डेज पे हैं। ये 49 डेज का निर्णय होगा कि नहीं, ये उस पर डिपेंड करेगा। जैसे डॉक्टर रघु जी बता रहे थे कि फैटिग फैक्टर कब सेट इन कर जाएगा, कब लोग कहेंगे कि अब नहीं, अब हम तो पैदल ही चल रहे हैं, आप हमको अगर नहीं जाने दे रहे हो तो अब हम तो पैदल ही निकल पड़ेंगे, जो हो भी रहा है। छत्तीसगढ़ में एक 12 साल की बच्ची की मृत्यु हो गई, वो पैदल जंगल ही जंगल परिवार आ रहा था, एक बच्ची की मृत्यु हो गई। कोविड में मृत्यु अभी तक हम लोग खुशकिस्मत हैं कि नहीं हुई है, लेकिन वापस आने वाले परिवारों में एक बच्ची की मृत्यु हो चुकी है। तो एक तरफ ये सच्चाई है कि प्रदेश के लोग डरे हुए हैं कि दूसरे प्रदेश से लोग आएंगे तो हमारे पास संक्रमण लेके आएंगे। छत्तीसगढ़, अगर छत्तीसगढ़ को लगा हुआ कि हम अभी तक बचे हुए हैं, तो सामान्य मानसिकता, अगर आप पोल करा लीजिए, गुप्त पोलिंग करा लीजिए, तो मेरे को लगता है 90% लोग कहेंगे कि दूसरे राज्यों से मत आने दीजिए। 90% ये सच्चाई है। और दूसरी सच्चाई ये है कि प्रांतों के लोग, परिवार, हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार, हमारे नागरिक दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, तो आप कंट्रोल्ड व्यवस्था से उनको अगर ला सकते हैं, उनको ला के क्वारंटीनिंग में रखना, अन्य फैसिलिटीज में रखना, पूरे निगरानी में लाने की आप क्षमता डेवलप कर लीजिए। तो अगर आप अलाउ नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल होगा। आखिरी सच्चाई क्या है? कोरोना तो जाने वाला नहीं, 6 महीने नहीं जाना, लोग कह रहे हैं कि 2022 तक नहीं जाना। तो हमको इसके साथ जीना सीखना है। तो उस जीना सीखने के दृष्टिकोण में मेरे लिए लॉकआउट केवल ट्रेनिंग पीरियड है। अगर लॉकआउट बंद हुआ और हमने सोचा कि कोरोना खत्म हो गया, तो इससे बड़ी भूल नहीं होगी। पूरे पारदर्शिता से पूरी जानकारी आम जनों से साझा करके कि ये कोरोना हमारे बीच में आने वाले दिनों में रहने वाला है, हमको अपना बचाव करना है और उसमें सारी गतिविधि हो।
चाहे इंडस्ट्रीज चले, चाहे हवाई जहाज चले, चाहे रेलगाड़ियां चले, चाहे ट्रांसपोर्ट चले, चाहे लेबर का बिजनेस चले, चाहे कंस्ट्रक्शन चले, चाहे खेती हो, जो हो, इस स्पष्ट जानकारी के साथ सारी चीज होनी चाहिए, पूरी पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी से ये होना चाहिए कि हम कोरोना को हटा नहीं पाएंगे लॉकडाउन से, हम सीमित कर पाए थे और आगे लोड फैक्टर संक्रमण का कम हो उसके लिए मास्क जैसी चीजें, 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोने जैसी चीजें, फिजिकल डिस्टेंसिंग जैसी चीजें अगर हमारी दिनचर्या का हिस्सा नहीं होगा तो असिम्प्टोमेटिक लोग जिसमें संक्रमण जीवित रहेगा वो दूसरों को भी जाएगा। इससे हमको जीना होगा, इस सच्चाई के साथ जीना होगा और उस सच्चाई के साथ निर्णय लेने चाहिए। धन्यवाद सर। 2 सवाल हैं एजेंसी से, एएनआई से सिद्धार्थ, उसके बाद इमाम साहब आईएनएस से बारी बारी से पूछ ले सवाल अपना। सिद्धार्थ पहले पूछें। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि 1 घंटा 20 मिनट बाद आपने मौका दिया, और दूसरी बात ये कि जब आप सवाल लेते हैं आप लोग तो जो यहाँ प्रेजेंट है उनसे ले लें, ताकि जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं पूछ के वो निकल जाए, और जो आपके यहाँ लॉगिन तक नहीं है वो सवाल अब बाद में आप उनको जवाब देते रहे। अब मेरा सवाल जो है वो टीएस सिंह देव साहब से है। सर मेरा आपसे ये सवाल है, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ये बात कही कि लगभग 80% जो लोग हैं वो एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे, 20% लोग हैं वो अस्पताल पहुंचेंगे, उसमें से आधे लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी, उसमें से कुछ लोगों को आईसीयू की जरूरत पड़ेगी। तो ये असेसमेंट कहाँ से करी है, ये स्टडी का आधार क्या है, जो एक्सपर्ट्स की आप बात कर रहे हैं कि किस ग्रुप की स्टडी है? हमारे वैश्विक अनुभवों के आधार पे छत्तीसगढ़ में जिनको हमने एक्सपर्ट्स की कमेटी मान के सलाह लिया है, उन्होंने ये प्रोजेक्शन किया है। देखिए आप लोग भी उस बात से वाकिफ होंगे कि अमेरिका से एक स्टडी सबसे पहले आई थी जिसमें उन्होंने, क्योंकि ये आंकड़े हैं, प्रोजेक्शंस हैं केवल, ये रियलिटी नहीं है, किसी को जानकारी नहीं है कि ऐसे होगा, तो उन्होंने कहा था कि भारत में 20 से 60% की आबादी तक कोरोना पहुंचेगा। ये उनका प्रोजेक्शन था, 20 से 60%। छत्तीसगढ़ में जो प्रोजेक्शन हमारे एक्सपर्ट्स ने किया, उनका ये कहना था कि सर्दी खांसी इन्फ्लुएंजा ये भी तो है, आज भी तो हमारे बीच में है, कौन सी हम बीमारी से मुक्त हैं? मानव प्रजाति क्या बीमारियों से मुक्त है? नहीं है, ये तो हमारे बीच में विद्यमान है। एक और नई बीमारी आ गई है, एक और वायरस आ गया है जिसके पास हमारी दवाई नहीं है, ये फैलेगा, ये मानव समाज के बीच में ये संक्रमित होगा। और उनका आकलन 5 अलग अलग स्टडीज का सार निकाल के उन्होंने प्रोजेक्शन हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया, 30% छत्तीसगढ़ की आबादी। मैंने अपने से कहा कि इतना बुरा नहीं हो सकता, हम 10% के लिए प्लानिंग करते हैं, इस 30% को ध्यान में रख के। तो वो जो इनके 5 स्टडीज का सार था, नेशनली इंटरनेशनली साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने जो स्टडीज की थी, उस बेसिस पे जो प्रोजेक्शन था, वो प्रोजेक्शन छत्तीसगढ़ के लिए 30%, मैंने कहा कि 10% को के फॉर्मूला पे चलते हैं, उस 10% के 80% असिम्प्टोमेटिक, उस 20% के 5% वेंटिलेटर्स पे पहुंचेंगे, बाकी आइसोलेशन वार्ड्स में रहेंगे, ऑक्सीजन इत्यादि की उनको व्यवस्था करके हम उनका उपचार कर सकते हैं, जिस दरमियान वो इम्यून सिस्टम जो उनका है वो कोरोना को हरा लेगा। ये 5% पहुंचेंगे, 20% के 5%, वो छत्तीसगढ़ के फॉर्मूले में 30 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 15,000 जो आईसीयू तक पहुंचेंगे, और 15,000 के 50% 7,500 जो वेंटिलेटर तक पहुंचेंगे, और इसका 80% 6,000 जो मोर्टेलिटी है। तो ये प्रोजेक्शन है, केवल प्रोजेक्शन है, इसको अधिकृत रिसर्च साइंटिफिक जिसको प्रमाणित माना जाए ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमको अगर काम करना है तो प्लानिंग कैसे करेंगे? ये प्लानिंग हम लोग इन फिगर्स को लेके कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हम राहत दे सकेंगे। धन्यवाद सर। जी सर। इमाम साहब अपना सवाल पूछें अगला। मेरा सवाल रघु शर्मा जी से, उन्होंने कहा कि राजनीति बहुत हो रही है, तो क्या उनको आपत्ति है कि जो केंद्र की टीम गई है और वहां पे जांच कर रही है कि किस तरह से चीजें हैं, उसकी वजह से आपत्ति है कि राज्य में लोकल लेवल पे पॉलिटिक्स से परेशान है राजस्थान की सरकार?
नहीं, हम किसी से परेशान नहीं है। यहाँ जो केंद्र की टीम आई है, हमने उनका वेलकम भी किया है, हमारे अधिकारियों को लगाया है। जी, आपने कहा है बिल्कुल। ऐसा है कि यहाँ कुछ लोकल लोग हैं जो कभी इस तरह की वीडियो जारी करते हैं कि ये कम्युनिटी विशेष इसको स्प्रेड कर रहा है। यहाँ जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स जो शुरू की है, ज्यादा लोग नहीं है, 2M दर्जे के नेता हैं बीजेपी के, 4-5। उन लोगों ने यहाँ वातावरण खराब करने की कोशिश की, जो कि अनफॉर्चुनेट है। हमने कहा भी कि हम किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप लोग भी मेहरबानी करके इस तरह की आप ये जो गंदी राजनीति की शुरुआत मत करो। महामारी से लड़ना है, हम भारत सरकार की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। हम किसी भी स्टेप पे भारत सरकार की आलोचना नहीं कर रहे हैं, ना कोई ऐसा पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। हमारा टोटल कंसंट्रेशन कोविड से लड़ने के अंदर है। जो भी फैसले हो रहे हैं उसके बीच में अगर इस तरह के वीडियो जारी करना, ऐसे बयान जारी करना, उससे मन में तकलीफ जरूर होती है। बाकी हम कोई परेशान नहीं है उनसे। अगर हम उनके मुकाबले में निकल गए तो ये कोविड पीछे छूट जाएगा। हमारी चिंता ये है, जो हम करना तो नहीं। महाराष्ट्र सरकार की तरह आप क्यों एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं इन लोग के खिलाफ, जिस तरह महाराष्ट्र सरकार ने? मुकदमे दर्ज हुए हैं और वो मुकदमे दर्ज होने के बाद और विचलित हो गए वो। हमने जो वीडियो उन्होंने जारी किए हैं उसके आधार पर केसेस दर्ज किए हैं, और केस दर्ज करने के बाद उनको लगा कि हम तो फंस गए। अब बताओ क्या करें? आप जर्नलिस्ट हो, आप बताओ हम क्या करें? उनको कम्युनल पोलराइजेशन कोविड के इस दौर में करने दें क्या? जी सर, अगला सवाल मौसमी का है, आज तक से। मौसमी, सवाल पूछिए। मौसमी, अनम्यूट योर माइक प्लीज। जी सर, आवाज आ रही है? आ रही है। सर, मेरे पास छोटा सा सवाल है। पूरा आप लोग ने प्रेस वार्ता की, इतनी लंबी चली। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या कांग्रेस अपना कोविड मॉडल देश के सामने रख रही है? राजस्थान सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, दोनों ने अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं कि किस तरह से आप लोग निपटे हैं। क्या आपको लगता है देश में कांग्रेस अपना कोविड मॉडल रख रही है और यही जो है बाकी राज्यों में भी अप्लाई होना चाहिए? क्या ये कोशिश है आपकी? देखिए मैडम, ये महामारी है और इसका मुकाबला मैंने पहले भी कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर कर रही है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, अलग अलग राज्यों में। अब सवाल ये है कि कोई अच्छी बात अगर भारत सरकार के स्तर पे हो रही है तो राज्यों को अडॉप्ट करनी चाहिए। अगर कोई राज्य हमसे बेहतर कर रहा है तो उसकी स्ट्रेटेजी लेने में किसी को ये संकोच नहीं होना चाहिए। अल्टीमेट उद्देश्य क्या है कि हम इस महामारी से मुकाबला करें, अपने देश और प्रदेश के लोगों को बचाएं। तो जो अच्छा है, चाहे छत्तीसगढ़ में अच्छा हो रहा है तो हमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ अगर अच्छा कर रहा है तो छत्तीसगढ़ की उस बात को हम अपने राज्य में लागू करें, देश के पैमाने पर लागू करें। ये तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद सर। अगला सवाल है डेक्कन हेराल्ड से। सागर कुलकर्णी जी पूछते हैं टीएस सिंहदेव जी से कि क्या आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्रियल बेल्ट को जो है फिर से रीओपन कर दिया गया है? और दूसरा जो है जुड़ा है वो है मैंने कहा था महुआ सैनिटाइजर को लेकर के वो जानकारी चाह रहे हैं कि क्या है वो प्रोजेक्ट। सैनिटाइजर की कारगरता 70% अल्कोहल कंटेंट से ज्यादा है, तो वो इफेक्टिव है। ऐसा माना जाता है कि कोरोना वायरस के चारों तरफ जो फैट की परत रहती है जिसमें वो सुरक्षित रहता है वायरस, आपने उस फैट को गला दिया तो वायरस मर जाता है। तो ये अल्कोहल का भी वही काम है, साबुन का भी वही काम है। अगर महुआ की स्पिरिट में 70% से ज्यादा अल्कोहल पाया जा रहा है और उस कंटेंट में आप सैनिटाइजर के रूप में उसको यूज कर रहे हैं, तो आज महुआ का सीजन कहते हैं, महुआ का फूल गिर रहा है, उसको एकत्रित कर रहे हैं, तो उससे जो अल्कोहल बनती है उसका उपयोग भी आप साबुन के साथ ट्राइबल एरियाज में, ग्रामीण एरियाज में जहां पर महुआ का फूल उपलब्ध रहता है सामान, आप कर रहे हैं। तो एक विकल्प है, साबुन भी बना रहे हैं, सैनिटाइजर भी बना रहे हैं, और महुए से भी अगर प्रमाणित सैनिटाइजर आप बना रहे हैं जिसमें नियंत्रित मात्रा अल्कोहल कंटेंट की है, तो 70% से कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा भी होगी तो हाथ जलेगा। तो वो अगर प्रमाणित है तो एक अच्छा विकल्प है। और इंडस्ट्रियल बेल्ट के फंक्शनल होने के संबंध में, इंडस्ट्रियल बेल्ट की फंक्शनिंग की जो बात है, ये जहां तक मैं मान रहा हूं कि बड़ी इकाइयां तो पहले भी बंद नहीं थी। भिलाई स्टील प्लांट बंद नहीं था, पावर प्लांट्स जो हमारे थे ये बंद नहीं थे। जो माइनिंग एक्टिविटी बड़ी हो रही थी, जहां रेल लाइन उपलब्ध है,
वहां से कोयला भी जा रहा था, बाकी सामग्री भी जा रही थी, इसमें बाधा नहीं आई थी। इंडस्ट्रीज को चालू करने के लिए आपको डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा। जो उद्योग है, पहला सेफ्टी, कि जो मजदूर जाएंगे, अगर लिव इन कंडीशन में है, आपके पास रेजिडेंशियल फैसिलिटी है और आप निर्माण करना चाहते हैं तो आप करिए। कई प्लांट्स जिनके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं और वो रेल फ्रेट से सामान भेज रहे हैं, तो उन्होंने फैक्ट्रियां बंद नहीं की थी। लेकिन रूटीन में अगर सीमेंट की बिक्री नहीं होगी तो आप सीमेंट बना के कब तक स्टॉक को रखेंगे? आपका कैपिटल जाम हो जाएगा, वो रोटेशन में नहीं आएगा तो कैसे चलेगा? लोहा, माइल्ड स्टील इत्यादि है, आप इसके निर्माण को करके फैक्ट्री में स्टॉक कब तक बना के रखेंगे? अगर कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, हाउस कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा, ये एक्टिविटी चालू नहीं होगी तो वो प्रोडक्शन करके आप क्या करिएगा? तो दो चीजें हैं, एक प्रोडक्शन चालू करना, उसके लिए मार्केट भी कमेंसुरेट, साथ मार्केट भी होना और प्रोडक्शन भी होना, तब ये सिलसिला चलेगा, नहीं तो कैपिटल जाम हो जाएगा। आप प्रोडक्शन करके उन मजदूरों को मजदूरी उपलब्ध करा सकते हैं, आप बाकी जो आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको तनख्वाह उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट मार्केट में जब तक नहीं जाएगा तब तक वो फैक्ट्री का जो रोटेशन है वो जाम रहेगा। एक लिमिट के बाद स्टॉकिंग के आप उनको पैसा देते जाइए, वो निर्माण करते जाएंगे, स्टॉक करते जाएंगे, वो सिलसिला चल सकता है। लेकिन मार्केट में उठाव जब तक नहीं आएगा तब तक ये एक्टिविटी सीमित रहेगी। सर अगला सवाल भी आपसे ही है। शिशिर सोनी हरिभूमि से पूछते हैं कि 18 अप्रैल 2020 की रिपोर्ट के अनुसार एम्स रायपुर ने 36 में से 25 कोविड मामलों को औसतन 4 दिन में ठीक कर दिया, जबकि ICMR के टेस्टिंग प्रोटोकॉल के अनुसार 14 दिन के दौरान न्यूनतम 3 टेस्ट करने के बाद ही किसी को कोरोना नेगेटिव घोषित किया जा सकता है। वो कहते हैं कि इलाज में कहीं कोई बड़ी लापरवाही तो नहीं हो रही? इसमें ICMR की जो गाइडलाइंस हैं वो 2 नेगेटिव टेस्ट आने के बाद रिलीज करने के हैं। अगर आप उसको ICMR के गाइडलाइंस को पढ़ेंगे तो टाइम पीरियड कहीं नहीं दिया हुआ है। जो भी पेशेंट आता है उनके वायरल लोड को टेस्ट किया जाता है और वायरल लोड के रिडक्शन के बाद में 2 नेगेटिव टेस्ट, एक टेस्ट नेगेटिव, 48 घंटे के बाद सेकंड टेस्ट नेगेटिव, ये पद्धति छत्तीसगढ़ में अपनाई गई है। 2 टेस्ट अगर नेगेटिव आते हैं तो उनको रिलीज किया जाता है और उसके बाद भी होम क्वारंटीन की बात की गई। उनको एकदम छूट वैसा नहीं दिया गया है, क्योंकि कुछ रिसर्च में ये भी बातें आई हैं जो हो सकता है अभी तक प्रमाणित ना मानी गई हो, कि फीकल मैटर में 28 दिन के बाद भी कोरोना के संक्रमण की उपस्थिति पाई जा रही है। तो कोरोना सिनेरियो खत्म नहीं होता, ये एक वायरस है जो हमारे बीच में आ गया है, कैसे हम इसको सीमित से सीमित रख सकते हैं ये हमको देखना है। और एम्स में या जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है ये ICMR के नॉर्म्स का उल्लंघन नहीं होगा। जी धन्यवाद मंत्री जी। अगला सवाल और आखिरी सवाल है आदरणीय रघु शर्मा जी से। राजस्थान के बारे में पूछते हैं कि केंद्र ने जो घोषणा की 15,000 करोड़ रुपए की आपात सहायता देने की, तो उसमें से कितना जो है वो राजस्थान को मिला? ये समाचार जगत से पूछते हैं, राजस्थान से रंजीत कुमार। देखिए, मैंने पहले भी जानकारी दी, आज तो नहीं दी। 200 करोड़ रुपए हमको दिए NHM को, आउट ऑफ 8,000 करोड़। राजस्थान जो नेशनल हेल्थ मिशन बना हुआ है उसको उन्होंने 200 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। अब आज अगर 1-2 दिन में कोई और राशि जारी हुई हो तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन जो 2 दिन पहले मैंने पता किया था 200 करोड़ रुपए उन्होंने जारी किए। धन्यवाद सर। विनीत, आपकी अनुमति हो तो मेरे ख्याल से प्रणब जी एक सवाल मेरा भी है। रमन झा जी से पूछिए। रमन जी पूछिए। PS सिंह देव साहब को बाबा कहा जाता है, प्रणब झा जी को भी बाबा कहा जाता है, दोनों कैसे इग्नोर करते हैं पत्रकारों को, आपको भी आभास हो गया। मैंने कहा आपको यहाँ दिखने मुश्किल होता है स्क्रीन में, अगर कोई अलर्ट कर कोई बात नहीं। रघु शर्मा जी से एक सवाल था, मुझे लगता है शायद मोहित दुबे ने ये सवाल पूछा था जिसका जवाब मुझे लगता है कि नहीं आ पाया था। उस सवाल क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में काफी महत्वपूर्ण है। 2 राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर यहाँ पे मौजूद हैं, रघु शर्मा जी और TS सिंह देव। जो दिल्ली या कुछ शहरों में इस तरह की घटना आई है कि, और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस बात का जिक्र किया था कि कोरोना का कोई सिम्टम नहीं होने के बाद भी जब उनका टेस्ट कराया गया तो
पॉजिटिव पाया गया। क्या छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इस तरह की कोई केसेस सामने आया है? और एक सवाल और कि रघु शर्मा जी ने कहा कि अनाज की भारी कमी है, एफसीआई में अनाज पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी राज्यों को नहीं दिया जा रहा है। हम लगातार रामविलास पासवान का बयान सुनते आ रहे हैं। कल भी उन्होंने बयान दिया था कि अगर कोई राज्य सरकार हमें ऑफिशियली रिक्वेस्ट करे तो हम अनाज देने के लिए तैयार हैं। क्या केंद्र सरकार पैसा मांगती है, इसी वजह से नहीं हो पा रहा है, ये प्रक्रिया नहीं बढ़ पा रही है? चले जाएंगे अनाज लेने, अगर वो दे रहे हैं तो। अच्छा, वो दे रहे हैं तो हम तो अपने लोगों को खिलाने के लिए खुद चले जाएंगे। कौन सी औपचारिकता की उम्मीद है उनको? ये असेसमेंट तो भारत सरकार के पास भी है। आप पूछ लो राज्यों से कि आपको एडिशनल कितना चाहिए गेहूं, कितना आपको दालें चाहिए। भारत सरकार का कर्तव्य है, वो खुद भी पूछ सकती है। हम तो भेज चुके हैं उनके पास रिटन में। और जहां तक ये एसिम्प्टोमेटिक केसेस की बात आप कर रहे हो, ये तो अब 80% केस अब जिनमें लक्षण नहीं है वो आ रहे हैं। अब सिंहदेव साहब अगर मेरे से एग्री करते हो, जी जी बिल्कुल, अब 80% ऐसे केसेस आ रहे हैं जिनके लक्षण ही नहीं है, और जब उनकी जांच करते हैं तो वो पॉजिटिव निकल रहे हैं। इसमें मैं भी एक बात कहना चाह रहा था। एक डॉक्टर्स प्रोटेक्शन बिल की जो बात आई थी, एक्चुअली छत्तीसगढ़ में 2010 से वो बना हुआ है। उसको रीअसेस करना हो, उसको और स्ट्रेंथन करना हो, वो किया जा सकता है। दूसरा, असिम्प्टोमेटिक केसेस 36 जो पॉजिटिव छत्तीसगढ़ में पाए गए हैं, एम्स से मैंने जानकारी ली थी तो उन्होंने बताया 5 सिम्प्टोमेटिक आए थे। 8 लोगों ने हॉस्पिटल में रहते हुए सिम्टम्स डेवलप किए और ये हो गए 13। तो बाकी जो 23 थे वो शुरू से आखिरी तक असिम्प्टोमेटिक रहे। ये छत्तीसगढ़ की अभी तक बात है। और 100% असिम्प्टोमेटिक केसेस बड़ी प्रतिशतता में है और रहेंगे। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। इससे पहले कि मैं सभी मित्रों का धन्यवाद करूं, मैं कहना चाहता हूं कि प्रयास ये होता है कि हर व्यक्ति का सवाल लिया जा सके। और जूम के अलावा कई अन्य प्लेटफॉर्म है जिससे हमारे साथी जुड़े होते हैं। कुछ ट्विटर से देख रहे होते हैं, कुछ फेसबुक से देख रहे होते हैं, और कई यूट्यूब से भी देख रहे होते हैं, जो हमें समय समय पर सवाल भेजते रहते हैं। मेरा प्रयास रहता है कि मैं जिस क्रम में सवाल मुझ पर आता जाए वो उसी क्रम में मैं सवाल लेता रहूं। हाँ, ये जरूर रहती है कोशिश कि पहले एजेंसी के सवाल मैं ले लिया करूं, और रोजाना मैं यही करता हूं। आज जो है उससे थोड़ा अलग रहा क्योंकि सवाल देर से आए हमारे पास। बहरहाल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सब्र से आप लोगों ने हर एक प्रश्न का जवाब दिया। मेरा सवाल, आई हैव अ क्वेश्चन एज वेल। 12:40 से बैठा हूँ, सबसे पहले सवाल लिख करके भेजा आपने, मुझसे कहा था। मुझे अभी भी नहीं पता लग रहा कौन है। मुमताज आलम रिजवी में ये देखिए एक सवाल मुमताज सिद्धार्थ जी, अगले बार नहीं होगा, कोई बात नहीं, अगले बार नहीं। नहीं, एक मिनट मुमताज जी, आपका सवाल है, रुकिए। मेरा भी सवाल था प्रणव साहब। I have also one question. You ask every, आप रोज पूछते हैं, आज अब बहुत देर हो गया, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। नहीं, मैंने पहले वो किया था, बहुत ही इन द बिगिनिंग, वेरी बिगिनिंग मैंने जो है ना इंडिकेट कर दिया था अपना जो है। सर आज दो स्टेट का मामला था, इसलिए कोई बात ज्यादा हो गया। कोई बात नहीं सर, आज दो स्टेट का मामला था, फिर कर इसलिए क्वेश्चन ज्यादा हो गया, जवाब भी ज्यादा टाइम भी। अगर आप चाहें तो जी, मैं दोनों जो वज़रा हैं सेहत के, मैं उनसे दोनों से ये जानना चाहता हूं कि सफाई कर्मियों का कहीं जिक्र नहीं हुआ। हॉस्पिटल में सफाई जो मुलाजमीन हैं उनको क्या प्रोटेक्शन किट किस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं जो WHO की गाइडलाइन है? क्योंकि दिल्ली में देखने में आ रहा है कि जो उनको मिलना चाहिए, जो सफाई, क्योंकि वही सैंपल भी उठाते हैं, वही मरीजों को भी, मतलब सब वो करते हैं, उनके लिए सर क्या है, नंबर एक। और दूसरा शर्मा जी से सवाल खास तौर से है मेरा कि गोपालगढ़ भरतपुर में एक वाकया पेश आया भी कि एक मुस्लिम खातून जो डिलीवरी होने वाली थी वो गई हॉस्पिटल में, लेकिन उसको लिया नहीं गया और एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया गया, और बाद में वो रास्ते में डिलीवरी हुई और बच्चा मारा गया। ऐसी खबर आई क्या? कोई ऐसी खबर है? और अगर है ऐसा तो इस पे कैसे रोक लगाएंगे सर? देखिए, ये खबर, इसकी हमने जांच कराई, यहाँ से टीम भेजी, ये मेरे पास आई जिस वक्त ये खबर, हमने इसको गंभीरता से लिया। भरतपुर यहाँ से टीम भेजी, जयपुर से मैंने, बिल्कुल गलत और पॉलिटिकली मोटिवेटेड खबर की। उस लेडी को वहां पे देखा गया था, बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी, और क्रिटिकल कंडीशन में उसको रेफर किया गया था जयपुर, और रास्ते में ये प्रॉब्लम हो गई।
अब उसको जिस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश करके और हॉरिबल बनाया गया पिक्चर को, मुझे बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। अदरवाइज हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेते। राजस्थान में तो कम से कम इस तरह की घटनाओं को हम अलाउ करते ही नहीं। और सेकेंडली आपने कहा वो बात मैं मेंशन करना भूल गया, क्योंकि वो भी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, सफाई कर्मी। और हमने उनके लिए भी पूरा वही प्रोटोकॉल रखा है जो हमारे हेल्थ वर्कर्स के लिए रखा है। मेरा गलती से उनका नाम छूट गया, बाकी उनके प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि वो लोग जिस कंडीशन में काम कर रहे हैं, सफाई कर्मी, सैनिटाइज का काम करने वाले लोग भी है, और जो बेड बदलते हैं, सफाई करते हैं, उन लोगों के लिए भी प्रोटेक्शन के पूरे इंतजाम कर रखे हैं। वो गलती से छूट गया। सर, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। सर, आई हैव सबमिशन टू मिस्टर शर्मा, हेल्थ मिनिस्टर राजस्थान। यस प्लीज। I think it has got disconnected. I have a question. I'm Maitri from Hindu Business Line. I have a question for Mr. Raghu Sharma. Yeah, go ahead. Sir, can you please elaborate, sir, on the shortage of nuclear extraction kits? What does this mean? What are they used for? Could you elaborate for this? And how many tests have you had to send to private labs, and how much cost did you incur? Because is it more than what you incur when ICMR sends you the kits? So I just wanted to do a story on the challenges around RT-PCR tests and shortages of kits. So I wanted to know this from you. देखिए, जो ये पीसीआर टेस्ट की किट्स है वो तो आईसीएमआर ही दे रही है अभी तक, और प्राइवेट जो भी परमिशन दी जाती है वो आईसीएमआर देती है। उनकी कुछ मापदंड है, उनको जो पूरा करती है प्राइवेट लेबोरेटरीज, वो उनको पहले चेक करते हैं, उनकी टीम आती है, वो स्पेसिफिकेशंस अगर वो फुलफिल करते हैं तो फिर वो उनको परमिट करती है। अब इसका टेस्ट का जो पर टेस्ट है कीमत, वो भी वेरी करती है। अभी हमने प्राइवेट लेबोरेटरी में कराया, जैसे यहाँ राजस्थान में भी हमने कहा उनको, जिन प्राइवेट लेबोरेटरीज को परमिट किया गया, हमने कहा अगर 6000 टेस्ट हम करवाते हैं आपसे तो आप 1000 हमको फ्री करके देंगे, और बचे हुए 5000 का 2/3 उसका रेट आप अलग लेंगे, और उसके जो बचे हुए हैं उसका रेट आप अलग लेंगे। हालांकि ये तमाम पैसा जो टेस्ट करा रहा है उसकी जेब से नहीं जा रहा, वो सरकार पे कर रही है। लेकिन इसके अलग अलग कंडीशंस हैं, किट्स कहाँ से ले रहे हैं, कौन प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पे ये इन्वेस्टिगेशन की फैसिलिटी डेवलप की गई, इसलिए इस पे एक रूपता नहीं हो सकती। धन्यवाद सर, आप लोगों ने बहुत सबसे हमारे साथ समय दिया और सभी प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश की। हम फिर आपको बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे एक अलग मौके पर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।